नमस्कार, आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। और मार्केट की बात करें तो यहाँ पे अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट रेंज में ही था लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी करने की कोशिश की है। वीरू सर, कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को फिलहाल? जिस तरीके से निचले स्तरों से निफ्टी ने रिकवरी दिखाई, वही बैंक निफ्टी में ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। बिल्कुल शायद, देखिए वॉलेटिलिटी तो है, खैर एक्सपायरी डे का नाम होता है वॉलेटिलिटी, लेकिन अगर आप अभी भी देखें श्रेया, तो क्लियर कट मैसेज अगर बाजार में कोई है तो वो है आईटी और आईटी। इस बात को रिफ्लेक्ट कल लार्ज कैप आईटी ने किया था, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, चाहे वो एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो। इन सब ने कल बयां कर दिया था कि निफ्टी आईटी नीचे सेटल नहीं हो रहा है। कल निफ्टी आईटी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीगेन करके बदला था। शायद आपको याद होगा जब सुबह हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, एक क्लियर कट मैसेज था जो मैंने कहा भी था कि जहां ये इंडेक्स आज 42,800 43,000 के ऊपर निकला, ये आज इनफैक्ट मोर प्रिसाइसली मेरे ख्याल से 42,800 इसके ऊपर निकला, तो ये रहेगा इंडेक्स ऑफ द डे, और एग्जैक्टली वही हुआ। हालांकि आज महफिल लूट के ले गए कोफोर्ज और परसिस्टेंट, दैट्स समथिंग डिफरेंट, लेकिन हाँ आईटी सबसे स्ट्रांग है। रही बात निफ्टी की, निफ्टी और निफ्टी बैंक को, आइए दोनों को एक बार एक एक करके बात करते हैं। देखिए मैंने आपसे एक चीज़ कही थी सुबह कि दिस डे कंसिडरिंग लास्ट डे इंप्रेशन, यानी कल के इंप्रेशन को देखते हुए ये बाजार जो है वो आज ऑप्शन राइटर्स के हक में रहेगा। देखिए हम सुबह सिंक हुए, लेकिन मोटे तौर पे हमने उसी ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड किया जिसमें ऑप्शन राइटर्स ने हमें अलाउ किया। कल 23,200 की कॉल बिकी हुई थी, 23,300 की कॉल बिकी हुई थी, और नीचे 23,100 की पुट बिकी हुई थी, 23,000 की पुट बिकी हुई थी, और हम इसी ट्रेजेक्ट्री में हैं। लिखा आइए RS1। मैंने आपसे यही कहा था कि मैं तब तक फ्रेश लॉन्ग का प्रोस्पेक्टिव नहीं रखूंगा जब तक कि RS1 नहीं कट जाए, और श्रेया अब तक RS1 नहीं बाइसेक्ट हुआ है। इट्स प्रिसाइसली आज का हाई 23256 और 307। अब एक बात जरा ध्यान से दीजिएगा, मेरी बात पे ध्यान। अभी हम डे हाई के नज़दीक ट्रेड कर रहे हैं, और आपका फॉलिंग टेंडेमा अब करीब करीब परसिस्ट करता है 23,280 के आसपास। तो इस क्लोजिंग में अगर कोई आतिशबाजी देखनी है और इस इंडेक्स को अगर इस ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकलना है, तो एटलीस्ट 23,280 के लेवल को पार करना पड़ेगा। इन दैट केस इस 100 और 150 पॉइंट का स्विंग पॉसिबल है। अदरवाइज बहुत हद तक श्रेया इस बात के चांसेस हैं कि हम इसी 50-60 पॉइंट, वो क्या है 23,250, 23,220, 30, इसी में रहें। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जरा प्लीज़। इस वक्त के ऑप्शन राइटर्स के स्टेट्स लेके आइए आप। आज 10:30 से ही, सुबह 10:30 बजे के आसपास से ही 23,200, 23,300, 23,400, 23,500 इन कॉल्स में बड़ी राइटिंग है। आप जरा 23,300 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई देखिए, जहां पे करीब 2.25 करोड़ कॉल बिकी हैं, 2.65 CR, और नीचे 23,200 की पुट 5 करोड़ बिकी हैं। तो मैं एक अलर्ट देता हूं आपको यहां पे निफ्टी के ट्रेडर्स को। अपसाइड स्विंग तभी आएगा जब निफ्टी 23,270-80 के जोन को पार कर जाए। बट खुदा ना खास्ता श्रेया, अगर 23,190-180 वायलेट हुआ तो याद रखिएगा एक डाउन स्विंग भी आएगा जो अप्रॉक्सीमेटली 100 से 125 पॉइंट का आएगा, जो कि आपको, मुझे कभी भी किसी डायरेक्शन में ऑप्शन राइटर्स का ओवर कमिटेड होना रिस्की लगता है। और मैं जिस तरीके से 23,200 के पुट को बिकते हुए देख रहा हूँ, मेरे को लग रहा है अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हम 23,190 के नीचे खिसके तो ये पेन बहुत देगा। अदरवाइज निफ्टी रेंज बाउंड लग रहा है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक स्क्रीन पे लेके आइएगा। देखिए आज दिक्कत का सबब है HDFC बैंक। कल इसने एक सुपर स्विंग दिया था, आज 20 डे में पार नहीं कर पाया, और साथ ही साथ 1700 के क्लस्टर को, बड़े कॉल राइटर्स के जोन को ये पार नहीं कर पाया। हालांकि अब लोगों को डिफेंड कर रहा है। श्रेया यहाँ पे सिंपली कहा गया था सुबह सुबह कि जब तक 48,854 और 49,061 RS1 नहीं कटे, सेल। सुबह भी ब्यूटीफुल सेल मिला, मिड सेशन में भी सेल मिला। मैं अभी भी कह रहा हूँ श्रेया, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, सकारात्मक तब तक व्यू नहीं रखूंगा जब तक कि 49,061 का जोन न कट जाए। तब तक ये इंडेक्स रेंज में रहेगा, सेल एंड राइज काम करेगा, टारगेटिंग 48,500 ऑन द डाउन साइड। श्रेया, ट्रेंडिंग स्टॉक्स क्या है? बिल्कुल सर, ट्रेंडिंग स्टॉक्स ले, लेकिन उससे पहले अल्ट्राटेक के नतीजे आए और शार्प रिएक्शन देखिए स्टॉक में देखने को मिल रहा है। एक
अपसाइड मूव देखने को मिला रिजल्ट के बाद ही, और रिजल्ट की बात करें तो अनुमान से बेहतर आए हैं। आप अपनी टिकर पे देख सकते होंगे इस वक्त बैंड एबिटा अनुमान से बेहतर आए हैं, रेवेन्यू में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, अनुमान से अच्छे नतीजे वीरूसर अल्ट्राटेक सीमेंट ने दर्ज किए। और रिएक्शन देखिए स्टॉक पर इतना अच्छा आता हुआ 4.5% से ज़्यादा उछलकर अभी कामकाज कर रहा है अल्ट्राटेक 11,150 के लेवल पर। और इसकी और अगर मैं डिटेल में बात करूं तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 73% रहा ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। बिल्कुल श्रेया, एक बार जरा इंट्रोडे चार्ट लेके आइए। अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स अगर आप बॉटम लाइन फ्रंट पे देखें तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव डाइवर्जेंस रखते हैं, यानी एक्सपेक्टेशन से अच्छे हैं। और एक और बात, जो यहाँ पे इनके मार्जिन्स हैं वो करीब करीब 16.34% की एक्सपेक्टेशन थी, उसमें मार्जिन्स इन्होंने पोस्ट करें करीब करीब 17% के। तो मार्जिन्स जो हैं अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक्सपेक्टेशन से अगर आप देखें अच्छा करा है। अप्रॉक्सीमेटली 78% वॉल्यूम ग्रोथ का ये की बात कह रहे हैं। मेरे ख्याल से जो इंडस्ट्री के वॉल्यूम ग्रोथ है अप्रॉक्सीमेटली उसी में फ्लोट कर रही है। और मुनाफे का जो आंकड़ा है करीब, ये कंसोलिडेटेड मुनाफा, ये भी एक्सपेक्टेशन से अच्छा है। तो आय अनुमान से बेटर, मार्जिन्स बेटर, 73% का कैपिटलाइजेशन यूटिलाइजेशन रेट। आप याद रखिएगा पिछले क्वार्टर में हमने जितने भी मैनेजमेंट से बातचीत करी मोर और लेस 74-75 यही रेट्स हैं। और वॉल्यूम्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 10% एंड दैट्स गुड। ये अच्छी फिगर है जहाँ पे 8% की एक्सपेक्टेशन थी। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, ये नंबर्स प्राइमा फेस से अच्छे लग रहे हैं, एंड स्पेशली इस बात के मद्देनज़र कि Q1 आपका बहुत धीमा गया था कंसिडरिंग आई थिंक इलेक्शंस, उसके बाद एक पिकअप आया, अब वो धीरे धीरे नंबर से पिकअप विजिबल है क्या आशीष? प्राइमा फेस से नंबर्स ठीक लग रहे हैं। बिल्कुल वीरेंद्र, बिल्कुल। तो अल्ट्राटेक ने बहुत ही बढ़िया मेरे हिसाब से नंबर्स दिए, क्योंकि इसको आप इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर से नंबर्स से देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो मार्जिन एस्टिमेट्स थे उससे बेहतर मार्जिन आई है। टॉप लाइन में भी उसके मुकाबले एक अच्छी ग्रोथ आई। और इस पूरी इंडस्ट्री को आप थोड़ा समझेंगे वीरेंद्र तो 3 जो इंपॉर्टेंट पहलू है। सबसे पहले कि इंडस्ट्री के अंदर में बहुत बड़ा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, और उस कंसोलिडेशन फेज में जो नई कैपेसिटी एडिशन छोटे प्लेयर्स करने की तैयारी कर रहे थे, वहां पर पे मुझे लगता है कि एक धीमी गति रहेगी, और जिसका बेनिफिट क्लियरली बड़े प्लेयर्स जैसे कि अल्ट्राटेक जैसे प्लेयर्स को मिलेगा, क्योंकि एक तो प्राइसिंग पावर आएगा और क्योंकि इनकी कैपेसिटी में भी काफी जबरदस्त एक्सपांशन भी हो रहा है। और जैसे अभी श्रेया ने बताया कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी काफी स्ट्रांग रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनीज के लिए। दूसरी बात, हमें लगता है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 7% के आसपास देखने को नजर आएगी। डिमांड जो है वो 7% से कंटिन्यूसली ग्रो करेगी, क्योंकि तो इंक्रीज प्राइसिंग पावर के साथ हमें एक चीज और देखने मिलेगी, डिमांड में एक अच्छा खासा पिकअप देखने को नजर आएगा। और क्योंकि इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन चल रहा है तो प्रॉफिट पूल का एक बड़ा हिस्सा टॉप प्लेयर्स के आसपास आएगा, और वहां पे अल्ट्राटेक सीमेंट बड़ी लीड लेगा। तो हमारे डिस्क्लोजर के तौर पे ये हमारे पोर्टफोलियो का भी हिस्सा रहा है, और एकमात्र सीमेंट कंपनी जो हमारे पोर्टफोलियो में है वो अल्ट्राटेक सीमेंट है। और टेक्निकली मेरा ये मानना है वीरेंद्र की बहुत बढ़िया स्टॉक ने बेस 10,800 पे बनाया, और ये बेस स्टॉक अगर से होल्ड रखता है तो 12,500 से 12,600 तक की पोटेंशियल अपसाइड मुझे लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक में आने वाले कुछ महीनों में देखने को नजर आ सकती है। बिल्कुल, अनुमान से बेहतर नतीजे और बाजार ने रिवॉर्ड किया है। देखिए स्टॉक एकदम शार्प राइज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 4.5% तेज हो गया। गाबा सर चार्ट्स देखिए, नतीजे अच्छे और बाजार रिवॉर्ड कर रहा है, क्या करना चाहिए अल्ट्राटेक सीमेंट जिसके पास है अभी? अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो मुझे लगता है अपमूव बढ़िया है, पॉसिबल है कि और भी अपमूव देखने को मिल सकते हैं। अब किसको खरीदना है तो खरीद सकते हैं। स्टॉप लगाए 11,600 से 11,800, ये पॉसिबिलिटी है, पर फर्स्ट टारगेट रहेगा 11,600 अल्ट्राटेक सीमेंट पर। यस, इट्स अ बाय। अच्छी मूव, और अभी इस लेवल पे भी खरीद सकते हैं। चलिए अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, और जिस तरीके से बाजार में आज एक्शन देखने को मिल रहा है, शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ ही की जाए। और यहाँ पे आप देखेंगे अभी आपके स्क्रीन पे टेक महिंद्रा, इनफैक्ट आज पूरे आईटी सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, तो उसमें 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट ऑब्वियसली 4.5% से ज़्यादा तेज हो गया रिजल्ट के बाद। विप्रो में अच्छी खरीदारी, 3% से ज़्यादा, 3% के करीब यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। आयशर मोटर्स में भी आज खरीदारी 2.5% के करीब उछलकर कामकाज करता हुआ। कोफोर्ज देखिए, ये काउंटर 12% के करीब यहाँ पे इसमें तेजी देखने को मिल रही है। परसिस्टेंट सिस्टम तेज हुआ रिजल्ट के बाद 11% के करीब। KI इंडस्ट्रीज में भी अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पे 9%
उछल गया। पिडिलाइट में भी तेजी 5.5% की करीब यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जहाँ पे दबाव देखने को मिला। बीपीसीएल देखिए रिजल्ट के बाद टूटता नजर आया, 2.5% के करीब यहाँ पे दबाव। रिलायंस पे मुनाफा वसूली 1% के करीब। कोटक महिंद्रा बैंक पर भी दबाव देखने को मिल रहा है 0.25% के करीब, और डॉक्टर रेड्डी में भी गिरावट देखने को मिल रही है 0.5% के करीब। यहाँ पे यूू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इस लिस्ट में शामिल है, 3% से ज़्यादा गिरकर कामकाज कर रहा है। एचपीसीएल में भी दबाव 2% के करीब। टाटा कम्युनिकेशंस में भी यहाँ पे 2% के करीब दबाव देखने को मिल रहा है, और हुड को देखें तो यहाँ पे 2.5% से ज़्यादा गिरकर कामकाज करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। तो ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स फिलहाल इस वक्त। तो ये थे अब तक के ट्रेंडिंग स्टॉक्स। अभी चलिए अब एक मुलाकात करते हैं आज के पैनल से। मीनवाइल नज़र रखिएगा अल्ट्राटेक सीमेंट पे, क्योंकि 11,200 की कॉल यहाँ कल भी बिकी हुई थी। फिर कह रहा हूँ मैं, अगर अल्ट्राटेक सीमेंट है, पहले रिजल्ट्स के बाद एक रिएक्शन आया, नीचे आया, 11,920 के जोन को टेस्ट किया, अब 11,200, और 11,200 का जोन जो है, मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ, लिख के रख लीजिए भले ही, 11,200 इसका एग्जैक्टली 2 एवरेजेस का पॉइंट है। 50, 100 इसी प्राइस पे आते हैं। तो अगर ये निकलता है तो, और देखिए बात करते करते 200 पार हुआ, और 2 टिक में 50 रुपये का मूव। ये एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट पे फोकस कर रहा था, दैट 50 and 100 परसिस्ट एट एग्जैक्टली 11,200। चलिए अब कॉल्स लेना शुरू करते हैं। अपने कार्यक्रम में इस वक्त टेक्निकल ट्रेड्स जोड़ते हैं। रुचित, पहले आपसे जानना चाहूँगा आपका ट्रेड क्या होगा इस वक्त, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, बजाज फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमने देखा है कि पिछले 2 हफ्ते में जब मार्केट्स में या ब्रॉडर मार्केट्स में इतना करेक्टिव फेज रहा है, तब बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक रहा है कि जहाँ पे प्राइस वाइज कोई करेक्शन नहीं रहा, और एक काफी रिलेटिव स्ट्रेंथ करेक्टिव फेज में स्टॉक ने दिखाया है। प्राइस अपमूव में अच्छे वॉल्यूम्स है, आज फिर से अपमूव के कंटिन्यूएशन के साइंस है इसमें। तो करंट लेवल्स पे 7,400 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बजाज फाइनेंस में खरीदारी करिए 7,600 के टारगेट्स के लिए। 7,600 के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस अभी फिलहाल बाय है। शिल्पा जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रही हैं? गुड आफ्टरनून। मेरा ध्यान अभी कैम्प्स में है। ये सेगमेंट पूरा आज बजिंग है। यहाँ पे मुझे लगता है कैम्प्स 40 to 50 से लेके 4300 तक आपको 1-2 दिन में आना चाहिए। यहाँ पे आप फ्यूचर्स में इसमें बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 4080 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 40 to 50 से लेके 4300। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 4200 का कॉल ऑप्शन जो रफली 75 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 35 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 115 से लेके 140। ओके, कैम्स आपका करीब 4200 पे की कॉल, ये भी आप ट्रेड कर सकते हैं। मीनवाइल याद रखिएगा, अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स ने, स्पेशली मार्जिन्स के नंबर्स ने पूरे सेक्टर को एक स्विंग दिया है। पूरे सेक्टर को देखिए, आप ग्रेसिम को देखिए, डे हाई पर आके ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ। आप जरा प्लीज़ एसीसी को रखिएगा, ये भी डे हाई पर आता हुआ। मूव्स अच्छे आ रहे हैं पूरे सीमेंट में। जो मेरी शीट है इस वक्त डेरिवेटिव्स की, उसमें एकदम से वाइल्ड स्पाइक आ रहे हैं। ओवाइज में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग है। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? मैं कोल इंडिया पे बाय कॉल देना चाहूंगा। कोल इंडिया में बहुत अच्छी गिरावट हमने देखी इन लास्ट 2-3 मंथ्स में, और वहां अब यहाँ पे एक वीकली पॉजिटिव क्लोज एक्सपेक्टेड है, और हाई टॉप्स हाई बॉटम बनना शुरू हो गया है आवली चार्ट्स में। और डेली चार्ट्स में जो प्रीवियस स्विंग हाई ऑलमोस्ट वहीं पे ही है। आई थिंक वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं ऊपर जाने में, मोमेंटम इंडिकेटर्स बाई में है। स्टॉप लॉस रखेंगे 381 का, और ऊपर में टारगेट होगा 405। 405 के टारगेट के साथ कोल इंडिया से बाय। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, एक बार फिर से आपकी पिक? गुड आफ्टरनून। पिक है, मुझे लगता है ग्रासिम पर ध्यान देना चाहिए। ऑन द लॉन्ग साइड 2450 पर ट्रेड कर रहा है। ग्रासिम का स्टॉप होना चाहिए 2432, करीब 18 रुपए का स्टॉप है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 2500 के नजर आता है। ये ट्रेड स्पिल ओवर हो सकता है, लेकिन यस, ग्रासिम पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, अच्छा सचिन से बात करते हैं। अब सचिन, एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स का इम्पैक्ट देखिए पूरे सीमेंट स्पेस पे। बात करते करते अल्ट्राटेक फिर एक स्विंग जनरेट कर रहा है। नाउ इट्स 11,270। आपका कोई व्यू सीमेंट में, कोई स्टॉक अगर ग्रिप में आ रहा हो, और दूसरा आपका इस वक्त का खुद का कॉल? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून श्रेया। क्लियरली एक डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी थी अल्ट्राटेक सीमेंट में
एंड पिछले 2 दिनों से हम यहाँ पर लॉन्ग्स कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। तो इनिशियल जो एक एक्सपेक्टेशन थी 11,250 के आसपास का स्विंग बनने की, वो हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने अभी थोड़ा सा मुनाफा बांधने की सलाह दी है ट्रेडिंग व्यू के लिहाज से, एंड स्विच करने के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छा टेलविंड मिला है पूरे सेक्टर में। एंड वहां पर रामको सीमेंट्स का भी स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहा था। पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर 880-900 के आसपास एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन नजर आया है। उसका कंफर्मेशन मुझे लग रहा है अभी एक एक्सपेंशन मूव में ट्रिगर हुआ है। तो जिस तरीके से एक डिक्लाइनिंग सीक्वेंस थी चैनल की, उस चैनल का रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है यहाँ पर रिविजिट होगा, जो 940 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी रामको सीमेंट्स के फ्यूचर्स में। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला स्विंग बन सकता है अराउंड 940 के आसपास, बस पोजिशनली मुझे लग रहा है 1000 तक भी एक पर्टिकुलर मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 892 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड खरीदारी करनी है रामको सीमेंट के फ्यूचर्स में। ओके, आपने पिक किया ऐसी स्पेस 6 स्टॉक रैमको सीमेंट्स, और रैमको सीमेंट्स के स्टैट्स आपके स्क्रीन के निचले भाग पर विजिबल हैं। क्लियर साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आती हुई, लेकिन सेक्टर ऑफ द मूवमेंट एज ऑफ नाउ इट्स सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, जहाँ पे नंबर्स हर पैमाने में काफ़ी अच्छे हैं। अब एक काम करते हैं, आशीष चतुर्मोता जी से बात करते हैं। आशीष, खैर वो पहला व्यू तो मैंने आपका सीमेंट पे लिया था, अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स पे। आप इस वक्त क्या पिक कर रहे हैं? नो डाउट बाजार में प्राइस डैमेज काफ़ी सीवियर हुआ है, लेकिन आज एक जान फूकी है निफ्टी आईटी ने, मिड कैप आईटी ने, कोफोर्ज और परसिस्टेंट इसको लीड करते हुए। आपका टेक इस वक्त क्या है? बिल्कुल, तो जैसे हमने कहा कि अल्ट्राटेक सीमेंट भी हमें काफ़ी पसंद है, तो इसकी हमने खैर ऑलरेडी चर्चा की है। तो मुझे जो दूसरा स्टॉक है स्पेस पसंद है, वो थोड़ा सा डिफेंस अब अच्छे लगने लग गया है। एक अच्छी प्राइस डैमेज के बाद मुझे लगता है एक अच्छा बेस फॉर्मेशन इस पूरे स्पेस में शुरू हो चुका है। और उसके कारण ये है कि 2025 में जैसे हमने देखा है कि कहा गया कि 2025 रिफॉर्म्स के तौर पर पे डिफेंस के लिए रिफॉर्म ईयर के तौर पर जाना जाएगा। तो बहुत अच्छे रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है डिफेंस के स्पेस में। और आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रांग आती हुई नजर आ रही है, चाहे वो भारत डायनामिक्स की बात करें या मझगांव डॉक जैसे स्टॉक की बात करें, तो ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग बनी हुई है। और इस स्पेस से अगर से एक स्टॉक चुनना होगा तो वो भारत डायनामिक्स के साथ मैं जाना चाहूंगा, जहां पर पे ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो आप देखते हैं ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स की बनी हुई है। तो एक बहुत ही स्ट्रांग रेवेन्यू विजिबिलिटी हमें देखने को नजर आ रही है। दूसरी बात, अगर से आप इंडिजिनाइजेशन का कंटेंट देखेंगे तो ये कंपनी आज की डेट में 85 से 90% इंडिजिनाइज्ड प्रोडक्ट्स यूज कर रही है, जिसकी वजह से इंपोर्ट का जो इनका बिलिंग है या कॉस्ट है इंपोर्टेड गुड्स की, वो कम हो रही है। और इसकी वजह से मार्जिन में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि एक स्ट्रांग रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रांग ऑर्डर बुक के चलते देखने को नजर आएगी। और क्योंकि इंडिजिनाइजेशन बढ़ रहा है, मार्जिन में एक अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। और अब क्योंकि स्टॉक के अंदर में एक अच्छा खासा प्राइस डैमेज हमने पिछले कई महीनों में इन स्टॉक में देखा, और मुझे लगता है एक वीकली मंथली चार्ट पर कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो 1220-1230 पे स्टॉक एक अच्छा बेस बनाएगा। और ये बेस बन जाता है तो मैं समझता हूं कि अपसाइड में 1500 रुपए तक की एक अपसाइड भारत डायनामिक्स लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, भारत डायनामिक्स और मझगांव डॉक दोनों ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बने हुए हैं। ओके, बिल्कुल आशीष काफ़ी कमिटेड हैं डिफेंस पे। मीनवाइल आप लेके आइए अल्ट्राटेक एक बार फिर से। देखिए नंबर्स अच्छे थे, लेकिन एवरेजेस जो काम करते हैं ना वो बखूबी काम करते हैं। जैसे ही 11,200 पार हुआ, अब वहाँ से 125 रुपये जुड़ चुके हैं। वी आर ए डे हाई। मैं अब इस पर ऑप्शन ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि ये बहुत ओवर हीटेड है ड्यूरिंग द डे, बट शानदार स्विंग। शेयर ऑलमोस्ट वहाँ से 125 रुपये का स्विंग और शेयर देखने को मिल रही है अल्ट्राटेक सीमेंट में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर बात हो रही थी तो इस पे थोड़े और चेक्स लेते हैं। देखिए रक्षा मंत्रालय की ओर से सबमरीन टेंडर रद्द होने से जुड़ी खबर पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और सूत्रों के मुताबिक सबमरीन का टेंडर दोबारा जारी करने की भी संभावना कम है। ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ लक्ष्मण जी जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी बताइए क्या है डिटेल्स? दरअसल रक्षा मंत्रालय ने 6 सबमरीन खरीदने के लिए टेंडर जारी किया था। उस टेंडर में 2 कंपनियों ने बोली लगाई थी। एक थी एल&टी जो कि स्पेनिश कंपनी के साथ मिलकर के टेंडर डाला था। दूसरी कंपनी थी एमडीएल मझगांव डॉक शिपयार्ड जिसने जर्मनी की कंपनी के साथ मिलकर के टेंडर डाला था। और सूत्र बता रहे हैं कि एल&टी के टेंडर में कुछ तकनीकी खामियां आई जिसके वजह से इंडियन नेवी की जो शर्तें उस शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा है। इस वजह से उसको टेंडर को खारिज किया जा सकता है। अब यहाँ पे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि एल&टी भले ही शर्तों को पूरा ना कर पा रहा हो, लेकिन
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा टेंडर दोबारा जारी किया जाएगा। तो दोबारा टेंडर जारी करने की संभावना काफ़ी कम है। जी हाँ, 6 सबमरीन खरीदने के लिए दोबारा टेंडर जारी करने की संभावना काफ़ी कम है। अब सरकार के पास 2 विकल्प है जो सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। पहला विकल्प यह है कि चूंकि एल&टी का टेंडर खारिज हो गया तो दूसरा जो टेंडर जारी बोली लगाने वाली कंपनी थी एमडीएल को दे दिया जाए पूरा का पूरा टेंडर, जो अपने जर्मनी कंपनी के साथ मिलकर 6 के 6 सबमरीन को इंडियन नेवी को देगा। दूसरा विकल्प यह है कि 6 का 6 एमडीएल को ना दिया जाए, 6 में से 3 सबमरीन का टेंडर जो है वो दे दिया जाए एल&टी को और 3 दिया जाए एमडीएल को। तो ऐसे में 2 हिस्से में बांट दिया जाए। चूंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत सबमरीन बनाया जाना था तो 2 हिस्से में बांटने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन टेंडर के जो डॉक्यूमेंट है, कानूनी प्रावधान है, क्या इस बात की इजाज़त देते हैं, इस बात की समीक्षा लीगल टीम करेगी और उसके बाद अंतिम फैसला लेने का अधिकार रक्षा मंत्रालय को होगा। रक्षा मंत्रालय के फैसले के बाद ही इस पर आगे बढ़ा जाएगा। सूत्र कह रहे हैं कि बहुत जल्द इस बारे में अंतिम फैसला लिया जा सकता है। बता दूं कि पूरा टेंडर करीब 70,000 करोड़ रुपए का है और स्ट्रेटेजिकली काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये 6 सबमरीन का खरीदा जाना। जी, 70,000 करोड़ का ये पूरा टेंडर। आशीष जी, अब देखिए इस पूरे डेवलपमेंट के बाद मज़गांव डॉक का शेयर भी एकदम से स्पाइक अप हुआ था, हालांकि थोड़ा कूल ऑफ हुआ है अभी, लेकिन फिर भी इसमें 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। आपने कुछ डिफेंस के स्टॉक्स भी गिनाए, मैं स्पेशली शिप बिल्डिंग स्टॉक्स के ऊपर आपसे राय जानना चाहूँगी। इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं, साथ ही इस पर आपकी राय। बिल्कुल। तो शायद देखिए, मझगांव डॉक तो हमारा एक प्रेफर्ड स्टॉक बैठ रहा है और हमने इसकी चर्चा पहले भी अभी शोज में काफी बार की, इनफैक्ट 15 दिन पहले भी जो हमारी टॉपिक्स में मझगांव डॉक का डिस्कशन किया। तो हमें लगता है कि ये कंपनी काफी अच्छा करेगी। एक तो इसकी जो हमें लगता है कि ओवरऑल नेवी वेसल्स की जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो करीब 3 लाख करोड़ के आसपास की है और वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी साइज हमें नजर आती है और उसमें एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी अलग रहेगी। तो ओवरऑल ये एक अच्छे एड्रेसेबल मार्केट है। सेकंड, मझगांव डॉक की जो ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो है या रेवेन्यू विजिबिलिटी, वो काफी स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स इनकी ऑर्डर बुक है, तो जिसकी वजह से रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत अच्छी बन रही है। अगेन, इंडिजनाइजेशन इन्होंने भी काफी अच्छा किया, जिसकी वजह से मार्जिन में अच्छे खासे इंप्रूवमेंट है। और अभी जो आपने बात की इसके अंदर में, जैसे आपने कहा एल&टी कोई स्टैंडर्ड में एल&टी एलिजिबल नहीं होता, तो इसकी एक बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बनती है कि मझगांव डॉक और जो इनके जो ग्लोबल एमएनसी जेवी पार्टनर है उनके साथ में इनको ये ऑर्डर मिले और ये सबमरीन के ऑर्डर काफी बड़े हो सकते हैं, तो जिसका क्लियर बेनिफिट मझगांव डॉक जैसी कंपनी को नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से तो उस पहलू से भी देखें तो ये अभी एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर भी काफी पॉजिटिव है। और ऑल इन ऑल मैं मानता हूं कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपको 2700-2800 रुपए की जो ट्रेजेक्ट्री है वहां तक जाता हुआ देखने को नजर आ सकता है। तो हमारी टॉप बेट में कहीं ना कहीं मझगांव डॉक के डिफेंस स्पेस के अंदर में एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में भी बना हुआ है। ओके, मझगांव डॉक की ये आशीष जी की कॉल भी थी, विषय ने कमेंट भी लिया इस खबर के मद्देनज़र। मीनवाइल निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया है और करीब 23,225, तो वो लोड जोन जो है ना वो 23,250 का भी पार नहीं कर पा रहा है। दिक्कत के सबब 2 स्टॉक बने आज। एक है रिलायंस जो कि डे लो पर है। याद रखिएगा, रिलायंस पर मैं जो भी बात करूंगा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, लेकिन मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ क्योंकि रिलायंस इस वक्त 20 डेमा को हिट करता हुआ एंड सो एज आई थिंक HDFC बैंक। तो अगर आप टेक्निकली देखें तो निफ्टी IT अगर नहीं होता तो ये बड़ा दिक्कत का सबब होता। आज का दिन फिर पेनफुल हो सकता था। पहले बात करते हैं शिल्पा जी से, उसके बाद रिलायंस पर मैं सचिन का व्यू लूँगा। शिल्पा जी, ये HDFC बैंक का रिवर्सल आया 20 डेमा से और वो जो हम बात भी कर रहे थे सुबह, कॉल राइटर्स का जोन आप बाइसेक्ट नहीं कर पाए, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल राइटिंग थी 1700 पे, आपने 200 सरेंडर किया, 100 सरेंडर किया, सॉरी 10 सरेंडर किया। पोजिशनिंग क्या लग रही है आपको? क्या ये यहीं कुछ टाइम स्पेंड करेगा या फिर आपको लगता है ये एक शॉर्ट ट्रेड के लिए बहुत अच्छे तरीके से पॉइज्ड है? वीरेंद्र जी, एक्चुअली कल का जो अपमूव था ये काफी क्लियर था कि एक 1680 जोन्स पे आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। हमने बहुत बात किया कि जब ये 1700 के पास होता था तो हम लोग बोलते थे कि 1680 पे एक सपोर्ट जोन है। अभी वो सपोर्ट जोन क्योंकि इतनी डिसाइसिवली टूट गया है तो अभी रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये 1680 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक आपको इसमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पाइट नहीं दिखेगा। इनफैक्ट डाउनसाइड इसके लेवल्स अगेन 1640 से लेके 1620 तक ओपन हुए हैं। तो किसी को शॉर्ट करना है तो आप फ्यूचर्स में भी डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं। आप 1680 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, लुक फॉर टारगेट ऑफ 1620। किसी को अगर ये 1-2 दिन का प्ले भी लेना है तो आप 1660 का पुट जो रफली 18 रुपए के अराउंड है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 12 रुपए का रखिए।
और ये अगर व्यू सही जाता है तो आपको ये सीरीज के एक्सपायरी तक भी आपको ये टुवर्ड्स 27-29 ट्रेड करते हुए मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है अभी भी इसमें थोड़ा पेन है और 1680 रेजिस्टेंस है। पेन है अभी यहाँ पर। और आशीष, आपका व्यू क्या है, क्योंकि आपके पास इसकी होल्डिंग है आपके पीएमएस में। क्या वो नंबर्स में वाव फैक्टर था? क्योंकि थोड़ा सा अगर आप देखें एसेट्स क्वालिटी और पे एक थोड़ा सा अगर आप देखें डेंट था, और दूसरी बात मैनेजमेंट की कमेंट्री। आई थिंक आज सुबह जो रिएक्शन मार्केट का है वो मोर और लेस मैनेजमेंट की कमेंट्री पर है। ये क्या ऐसे नंबर्स थे कि अभी ये कहना बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा कि HDFC बैंक ने इस दौर का अपना वर्स देख लिया? क्योंकि दोनों ही स्टॉक फ्यूचर्स पे ICICI बैंक और HDFC बैंक पे इस वक्त FI सेलिंग टारगेट कर रही है। तो आपने क्या कुछ एडिशन किया यहाँ पे कल के नंबर्स के बाद, या फिर अवॉइड किया है अभी? नहीं, तो हमने जैसे हमारी पोजीशन है उसको इंटैक्ट रखा है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक वेट पे बैठे हैं और मेरे हिसाब से इस समय पे आप एक इसको दो पहलू में देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यूएशन की कंफर्ट है। वैल्यूएशन की कंफर्ट आज की डेट में सबसे अच्छी कहीं पे है वो बैंकिंग और बैंकिंग स्पेस में, और खास तौर पे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स के अंदर में वैल्यूएशन की कंफर्ट काफी अच्छी बनी हुई है। सेकेंड बात है कि इन बैंक्स ने अपने कहीं ना कहीं प्रोविजनिंग को भी काफी स्ट्रांग बना के रखा है, जिसके चलते हमें लगता है कि एसेट क्वालिटी पे बहुत बड़ा डेंट देखने को नहीं नजर आएगा। जबकि आप देखेंगे कि जो हाउस होल्ड एक तरीके से डेट है वो पिछले 3 से 4 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट जंप हमें देखने को मिला। और जबकि इनकम लेवल में ये जंप नहीं आया, तो जिसका मतलब है कि ये जो सेगमेंट है वहां पर पे थोड़ा सा आप देखेंगे डेंट नजर आएगा, और वो डेंट कहीं ना कहीं ये बैंक्स के अंदर में देखने को कम नजर आएगा, क्योंकि प्रोविजनिंग काफी स्ट्रांग है और इन्होंने काफी कंजर्वेटिवली अपने आप को पहले से इसके हिसाब से प्लान करके रखा था। बट क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ नहीं आ रही तो मार्केट इमीडिएटली इनको रिवॉर्ड भी नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से इस समय कंसोलिडेशन का फेज यहाँ बना रहेगा, बट जिसको हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के टर्म्स में शायद आप देखेंगे ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये वो स्टॉक्स रहेंगे जो बाजार की गिरावट में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट ना करें। तो इस समय पे एक सेफ्टी कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स के अंदर में नजर आती है। हालांकि क्या इमीडिएटली कोई अपसाइड देखने को नजर आएगा, उस पर भी मुझे लगता है थोड़ा कंसर्न है। तो एक साइडवेज ट्रेंड यहाँ पे बन सकता है, और एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर हमारे पोर्टफोलियोज में ये दोनों ही स्टॉक HDFC और ICICI इनका एक रीजनेबल वेट लेकर के हम इसमें पोर्टफोलियोज में जगह हमने दी हुई। बिल्कुल, वैल्यूएशन का कंफर्ट फिलहाल इस पर्टिकुलर सेक्टर में नजर आता हुआ। रुचित जी, आज IT सेक्टर ने कहीं ना कहीं कमान अपने हाथ में ली बाजार में, और इंडेक्स देखिए 2% से ज़्यादा के पास काम काज कर रहा है। कोफोर्ज ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है 12% से ऊपर चढ़ता हुआ और वहीं पे कारोबार करता हुआ। स्पेशली मिड कैप ITs में कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं जहां पे बेट लगाई जा सकती है, और कोफोर्ज पे आपकी राय इसमें? कोफोर्ज अगर पोजिशनली देखें तो ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है इस स्टॉक का। अभी भी हमने दिसंबर महीने तक ये स्टॉक में IT में विद इन IT स्पेस से काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखा था। इसके बाद एक पुल बैक मूव आया, तो पुल बैक मूव मच रिक्वायर्ड था क्योंकि सेटअप्स काफी बहुत थे। पर लेकिन आप वॉल्यूम्स के साथ में अगर कंपेयर करेंगे तो जैसे वॉल्यूम से स्टॉक में प्राइस अप मूव्स में हो रहे थे, वैसे करेक्शन में कोई वॉल्यूम पे सेलिंग नहीं थी। और अब ये स्टॉक में आज की ट्रेडिंग सेशन में दिख रहा है कि रिजल्ट के बाद में स्टॉक में स्टॉक वॉल्यूम के साथ बाइंग इंटरेस्ट देखे जा रहा है। सो हमें लग रहा है कि रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस कोफोर्ज में आगे चल के कंटिन्यू रहेगा, और प्रोबेबली 10,500 तक के लेवल्स हम पोजीशन स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। ओके, कोफोर्ज परसिस्टेंट। देखिए, सुबह हमारी आज आशीष और मेरी कोफोर्ज की मैनेजमेंट से बात हुई। मैं उसका सार बताता हूँ अभी आपको। देखिए, कोफोर्ज की कमेंट्री तो जो है वो FY25 के लिए स्ट्रॉन्ग ही थी, और इवन अगर आप देखें तो 26 के लिए तो FY26 के और भी स्ट्रॉन्ग है, और मार्जिन्स के एक्सपेंशन की उन्होंने बात भी कही। और सेम इज़ द केस विद आई थिंक परसिस्टेंट। मेरी दोपहर 12 बजे बात हुई थी और बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री थी। आशीष, मेरे ख्याल से इस बार अर्निंग सीजन में IT में अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्शन है तो वो है कोफोर्ज का, परसिस्टेंट का पिछली बार भी था। अभी आप लोग अपनी रीसेंट जो एडिशंस हैं उसमें IT में अब कोफोर्ज और परसिस्टेंट को कहाँ प्लेस करेंगे, और आपका पिकिंग ऑर्डर इस वक्त IT में क्या है, इंक्लूडिंग ऑल लार्ज कैप IT, मिड कैप IT? तो वीरेंद्र, हमने जितनी भी बार आपसे चर्चा की पिछले कुछ दिनों में IT के ऊपर, तब हमने हमेशा जो बात की वो एक ही कि लार्ज कैप IT को हम प्ले कर रहे हैं IT20 के ETF के थ्रू, रेदर देन बेटिंग ऑन इंडिविजुअल नेम्स। हमें लगता है कि लार्ज कैप को प्ले करने के लिए आज की डेट में सबसे
अच्छा तरीका होगा IT20 का ETF। और जहां तक कि इंडिविजुअल मिड कैप कंपनीज की बात है, तब हमने 2 ही स्टॉक का हमेशा चर्चा की, 3 स्टॉक्स की इनफैक्ट चर्चा की, परसिस्टेंट, कोफोर्ज और ओरेकल फाइनेंस। और अभी भी हमारा पैकिंग ऑर्डर यही रहेगा। तो पहली प्रेफरेंस हमारी रहेगी परसिस्टेंट, जो कि डिजिटल के साइड पे बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, और ये आउटलायर्स के तौर पर देखने को नजर आ रहे हैं, जहां पर पे इंडस्ट्री में उस तरह का नंबर्स आपको नहीं दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं परसिस्टेंट और कोफोर्ज पर्टिकुलरली इन्होंने अपने जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आपको दिखाई 4% और 8% की, ये बहुत ही बेहतरीन नंबर्स इन्होंने शो किया, और कहीं ना कहीं इनके जो ऑन ग्राउंड वर्क है वो काफी स्ट्रांग है। तो जिसके चलते हमें लगता है कि कोफोर्ज, परसिस्टेंट, ये दोनों ही बहुत अच्छी लीड दिखाते हुए नजर आएंगे। और अगर से मुझे इस समय पे भी एक कंफर्ट कहीं नजर आती है तो परसिस्टेंट पे आती है, जहां पे मुझे लगता है कि आपको 7,000-7,200 तक की एक अपसाइड बहुत ही जल्द परसिस्टेंट के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। और ये भी मेरा ही मानना है कि 5,900 से 6,000 पे स्टॉक पे बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म बेस भी, शॉर्ट टर्म बेस भी बन रहा है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट कहीं ना कहीं परसिस्टेंट के लिए बना हुआ है। और कोफोर्ज के अंदर में भी जिस तरह से इन्होंने नंबर्स दिए हैं, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज दूंगा ये स्टॉक 10,200, 10,500 के लेवल बहुत जल्द दिखा दे। तो यही पैकिंग ऑर्डर है, और इसी के चलते हमने हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में भी पोजिशनिंग इसी तरह से इन स्टॉक्स के अंदर में की हुई है। पर आशीष, एक बात है ना, जब हम गुरुकुल में भी पढ़ रहे थे कि स्किन इन द गेम, वो सिग्निटी को जिस तरीके से इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है कोफोर्ज ने, है ना, जब से इसको एक्वायर किया है। हालांकि इस बार हल्का सा मैं अभी सुन रहा था सर को सुबह, इसके बारे में, इसके मार्जिन्स के एक्सपेंशन की बात भी उन्होंने कही। सिग्निटी पे आपका टेक क्या है? क्या ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसको कंसिडर करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए वीरेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब वहां पर पे मार्जिन एक्सपेंशन होंगे तो डेफिनेटली मार्केट मल्टीपल्स में भी एक अच्छी खासी रीरेटिंग करेगा। और ये कहीं ना कहीं रीरेटिंग बीच में हुई भी थी, फिर ये जो करेक्शन का फेज आया, मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। आज स्टॉक जरूर 12-13% ऊपर है, बट मैं समझता हूँ कोई भी डिप जहाँ पे स्टॉक 1550 से 1600 की जोन में आता है, एक अपॉर्चुनिटी वापस बनेगी। और ये स्टॉक भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं 1900 से 2000 की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको दिखा सकता है। तो डेफिनेटली सिग्निटी टेक्नोलॉजीज भी एक कहीं ना कहीं प्रेफर्ड बेट के तौर पर देखने को नजर आ सकती है। बट जब हमें हमारे पास एक लिमिटेड पैसे होते हैं और उसको हमको कहीं एलोकेट करने की बात आती है, तो हम उसके अंदर में कहीं ना कहीं हमारे पास चॉइस आ जाती है कि हम सिग्निटी करें या कोफोर्ज करें। तो इसके चलते हमें लगता है कि कोफोर्ज एक बेहतर ऑप्शन मुझे नजर आता है। बट डेफिनेटली इंडिविजुअल बेट के तौर पर मैं देखूं तो सिग्निटी में भी एक अच्छी अपसाइड देखने को नजर आ सकती है। जी, मीनवाइल बैंक निफ्टी देखिए 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रही है, और कोटक बैंक डे लो के आसपास कामकाज करता हुआ। सोमिल जी, कोटक बैंक का चार्ट देखिए आप, डे लो के आसपास है। क्या लग रहा है यहाँ पे जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, फिलहाल लेवल सही लग रहे हैं? क्या बैंक्स में अभी हाथ लगाना चाहिए? बैंक्स डेफिनेटली सबसे वीक बैंक्स ही है। छोटा मोटा बाउंस डेफिनेटली आया है, लेकिन इन स्पेसिफिकली कोटक में अगर मैं बात करूं तो कोटक में एक छोटा सा डाउनसाइड अभी भी बाकी है वेसी का। नीचे में आई थिंक 1875 का एक सपोर्ट है, वहां पे मैं समझता हूं कि कोटक बैंक वहां पे एक सपोर्ट लेगा। हाउएवर आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक, ये तीनों स्टॉक्स बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे सेल करके चलने की सलाह तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन बाय ऑन डिक्लाइंस की एक बार स्ट्रैटेजी बनाए। हाउएवर वीकली पॉजिटिव क्लोज का एक बार वेट करना चाहिए। कोटक बैंक में 40 आवरली मूविंग एवरेज तक जाए फिर आप बाय कर सकते हैं, दैट इज 1875। ओके, चलिए अभी काम करते हैं, जरा पहले सचिन के पास एक ट्रेड है और पहले उसको विजिट करते हैं। और एक बार डायरेक्टर साहब अल्ट्राटेक सीमेंट रख दीजिएगा 11,354, जहाँ पे वो स्पॉट हुआ था 11,190 प्रिसाइसली वो लेवल था। मैं डायरेक्टर साहब, अगर आप डेली चार्ट्स पे अगर 150 ड्रॉ करते तो कुछ देर में दिखाइएगा, जैसे ही वो एवरेज पार हुआ 225 जुड़ गए जनाब अब तक अल्ट्राटेक सीमेंट एट डे हाई। मीनवाइल सचिन के पास ट्रेड है। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स आई थिंक कल अनफोल्ड होंगे, एंड यहाँ पर अगर हम प्राइस और डेटा को देखें तो 930 940 एक काफी क्रूशियल जोन है। इसने अभी तक पिछले आधे घंटे में अच्छी तरह इस जोन को मेंटेन किया ऑन द हायर साइड। एंड अगर हम इसका 60 मिनट्स चार्ज देखें तो वहां पर एक क्लासिक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है। तो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, एक इंटेंसिटी मिली है पिछले 2 दिनों में स्टॉक में, तो मुझे लग रहा है एक एक्सटेंडेड मूव होनी चाहिए।
और ट्रेडिंग के लिहाज से एक स्विंग बन सकता है अराउंड 955 के आसपास, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 980 का, एंड खरीदारी करने की सलाह होगी यहाँ पर JSW स्टील के फ्यूचर्स में 922 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, JSW स्टील यहाँ पे एक अच्छी बाई साइड की ट्रेड फिलहाल आते हुए सचिन जी की तरफ से। अब चलते हैं देखिए रिजल्ट की ओर। बाजार की नज़र कल आने वाले नतीजों पर है। कल निफ्टी की 2 समेत वायदा की 10 दूसरी कंपनियों के नतीजे आएंगे और कैसे होंगे नतीजे ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यतिन मोहता जी, मंगलम जी, कंचन नौटियाल और मिताली जैन। सबसे पहले चलते हैं यतिन जी के पास। और यतिन जी बताइए JSW स्टील के नतीजे कैसे रह सकते हैं, श्रीराम फाइनेंस के नतीजे भी कैसे रहेंगे, उस पर भी नजर। जी, तो सबसे पहले JSW स्टील के बारे में बात करते हैं, जहां नंबर्स थोड़े बहुत फ्लैट ही रहेंगे साल दर साल बेसिस पे। इनफैक्ट मुनाफे पे प्रेशर बना रहेगा। मेटल कंपनीज में हमने देखा है कि जो स्टील के और कमोडिटीज़ के दामों में प्रेशर है उसका आपको असर नज़र पड़ेगा। रेवेन्यूज़ पे लगभग 4% की गिरावट यहाँ और मुनाफे में लगभग 75% का डाउनफॉल आप देखेंगे। इसका रीज़न ये है कि जो मार्जिन है साल दर साल बेसिस पे लगभग 4-4.5% गिरेंगे और मार्जिन जो है लगभग 12.7% एक्सपेक्टेड है, जो पिछले साल लगभग 17% के आसपास थे। और उसी तर्ज पे जो एबिटा है वो लगभग 5100 करोड़ आएगा, 30% की गिरावट। रियलाइजेशंस जो हैं लगभग 2000 रुपये पर टन कम रहेंगे साल दर साल बेसिस पे। एबिटा पर टन लगभग 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरने की उम्मीद है। 7500 से 8000 पर टन के आसपास का एबिटा आपको आता हुआ नज़र पड़ सकता है। और वॉल्यूम्स थोड़े बहुत इंप्रूव हो सकते हैं सिक्वेंशली। 6% की ग्रोथ यहाँ एक्सपेक्टेड है। रुक करते हैं हम श्रीराम फाइनेंस की तरफ, क्योंकि यहाँ भी नंबर्स आपको ठीक ठाक ही दिखेंगे। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 15% की ग्रोथ, प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 14% की ग्रोथ। और सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि जो प्रोविजंस हैं सीक्वेंशली बढ़ते हुए नजर आएंगे श्रीराम फाइनेंस में, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग में थोड़ी बहुत एसेट क्वालिटी के कंसर्न्स रहेंगे। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2100 करोड़ रुपए के आसपास वो नंबर एक्सपेक्टेड है, जो कि 15-16% की ग्रोथ है। जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे रिजल्ट्स को, सबसे पहले AUM ग्रोथ जो लगभग 18% एक्सपेक्टेड है। जो मार्जिन है कंपनी का वो लगभग 9%, 9.1% के आसपास स्टेबल रहने की उम्मीद है। प्रोविजंस जैसे कि मैंने पहले कहा थोड़े बहुत सिक्वेंशियल यहाँ बढ़ने की उम्मीद है। और टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग में किस तरीके के एसेट क्वालिटी ट्रेंड्स हैं, इस पे मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी अहम रहने वाली है। ओके, यतिन ने 2 नंबर्स बताया। श्रीराम फाइनेंस एक बहुत ही ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में, याद रखिएगा नंबर्स से पहले, जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी। कोई स्टॉक अगर अपने रिजल्ट से पहले इवन द 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर काम कर रहा हो तो आप उसको समझ सकते हैं। रही बात JSW स्टील की, वो आज एक स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस दे रहा है और करीब 934 पे ऑलमोस्ट इस वक्त डे हाई पर आ रहा है। यस, लेकिन मैं आपका ध्यान फिर ले जाना चाहूँगा अल्ट्राटेक सीमेंट पे। नाउ इट्स 11,438, 200 रुपये, 250 रुपये मूव आ गया। ये देखिए एग्जैक्टली जैसे ही एक प्रेशर पॉइंट रिलीज हुआ वहाँ से 250 रुपये पर। लेकिन अब मंगलम से बात करते हैं। एग्जैक्टली गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है? मंगलम ये बताइए नंबर्स की एक्सपेक्टेशन, और सबसे बड़ी बात क्या वॉल्यूम्स के फ्रंट पे मंगलम कोई सरप्राइज मिल सकता है क्या? मुझे नहीं लगता है कि कुछ सरप्राइज मिल सकता है वॉल्यूम्स के फ्रंट पे। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कंपनी ने हमें एक चीट शीट ऑलरेडी दे दी है। आप याद रखें तो क्वार्टर खत्म होने से पहले ही मिड क्वार्टर अपडेट गोदरेज कंज्यूमर ने निकाल दिया था, कहा कि डिमांड कंडीशंस काफ़ी सबड्यूड हैं। आप देखें तो पिछले साल का जो उनका बेस था वो काफ़ी हाई है, कंपटीशन बहुत है, इन्फ्लेशन भी काफ़ी है और वो कंपनी जो है मार्केटिंग में काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि फ्लैट वॉल्यूम्स आएंगे इस क्वार्टर में, वो आने की आशंका है। मिड सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ इंडिया में आएगा और जो साबुन का पोर्टफोलियो है वहाँ पर प्राइस हाइक्स, ग्रामेज रिडक्शन काफ़ी हो चुका है और ये हमने HUL में भी देखा था, ना कि सिर्फ गोदरेज में। और जो उनका हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स पोर्टफोलियो है वो इम्पैक्ट हुआ है डिलेड विंटर के वजह से। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एनालिस्ट ने एस्टिमेट बनाया है ओवरऑल रेवेन्यू का इजाफा सिर्फ 2% का होगा, एबिटा एक्चुअली 10% से गिरेगा। तो आप मार्जिन जो 23% के आसपास थे देखेंगे 20% के आसपास रहेंगे और नेट प्रॉफिट भी करीब 10% से गिरेगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है फ्लैटिश वॉल्यूम, तो 0 से 1% के आसपास हो जाए वॉल्यूम। इंडिया का जो मार्जिन है वो 24% से नीचे होगा, यूजुअली वो 25 से 27% के बीच में होता है। आप देखें तो रेमंड का जो कंज्यूमर बिजनेस उन्होंने एक्वायर किया था उसमें 15 से 17% का ग्रोथ देखने मिलेगा और जो उनका नॉन इंडियन बिजनेस है इंडोनेशिया, अफ्रीका, वहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी या रिकवरी दिखेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना कि जो नंबर्स उन्होंने रिपोर्ट किए हैं बट कि आगे जाके डिमांड कैसा रहेगा और इंडिया के मार्जिन्स में
कैसा इम्प्रूवमेंट वो आगे देख सकते हैं, वो ही स्टॉक को एक नई विंग्स देगा, लार्जली बिकॉज जो वीकनेस है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन थी। करीब 26-27% स्टॉक उनके अपडेट के बाद गिर चुका है। जी बिल्कुल, फ्लैटिश वॉल्यूम रहने की पूरी उम्मीद है और एक्चुअल में भी जैसा कि आप बता रहे थे देखने को मिलता सोप वॉल्यूम में कभी अर्बन स्लो डाउन की वजह से इसमें स्लो वॉल्यूम में कमी देखने को मिल रही है। अब चलते हैं कंचन की तरफ और डीएलएफ के नतीजे से क्या उम्मीद लगा रहे हैं स्ट्रीट, वो बताने के लिए बताइए कंचन। जी, नंबर्स हमें डीएलएफ के इनलाइन देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे 12% का इजाफा एक एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स में हमें हालांकि कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है वाई एंड वाई बेसिस पे 13% का, और एबिटा भी करीबन 31% से गिरता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो 23% का अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। अब ये जो हमें ऑपरेटिंग नंबर्स में एक हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, बेसिकली ये देखने को मिला है ड्यू टू हायर बेस। अगर हम बात करें Q3 की दिसंबर 2023 Q3 की, तो वहाँ पे जो दिल्ली के अंदर पर्टिकुलरली बात करी जाए तो लग्जरी हाई एंड में हमें अच्छा खासा सेल्स देखने को मिला था। नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे जिसकी वजह से उस क्वार्टर में जो बेस था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। हाई बेस के चलते ये जो वाई ऑन वाई रिजल्ट है वहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन ऑपरेटिंग नंबर्स पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा बाकी की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो हमें अच्छी देखने को मिल सकती है, जिसके पीछे का मेजर रीज़न है जो कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वहाँ पे एक अच्छा खासा बूस्ट देखा जा रहा है। नई सेल्स में भी अच्छा खासा हमें रिवाइवल देखने को मिल सकता है, और इनका जो एक लग्जरी एंड प्रोजेक्ट है धालियाज, उसके लॉन्च ने भी ग्रोथ को अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि आने वाले टाइम पे कंपनी क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करती है, और साथ ही साथ जो एन्युटी रेंटल्स है वाई एंड वाई ये भी उम्मीदें जताई जा रही है कि हमें ये 15% तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो नंबर हम इनलाइन बोल सकते हैं, लेकिन अगर पिछले साल से कंपेयर करा जाए तो वहाँ पे हायर बेस था, तो थोड़ा सा ऑपरेटिंग नंबर्स में कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा। ओके, ये थे डीएलएफ के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन। मोरलेस काफ़ी हद तक हमने पूरा किया है। कुछ यहाँ डीएलएफ पूरा हो गया, जेएसडब्ल्यू, श्रीराम फाइनेंस, गोदरेज सीपी बिग नंबर, और बाकी दैट्स इंपॉर्टेंट वो है इंडिगो। स्क्रीन पे लिखे आइएगा एट 4131। ये स्टॉक भी ओवरसोल्ड है। मिताली से बात करते हैं इस बार नंबर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, लोड फैक्टर और यील्ड ऑन लोड फैक्टर कैसे रहेंगे इस बार। मिताली क्या एक्सपेक्टेशन है? तो सर सेल्स की अगर बात करें तो 21,623 का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पे 11% का इजाफा देखने को मिल सकता है। एबिटा में भी 12% की अच्छी ग्रोथ। एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो वहाँ 14 बेसिस का फ्लैटिश इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। पैट की अगर बात करें तो वहाँ पे 3% की गिरावट देखने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ पे जो की फैक्टर्स ध्यान में रखने लायक रहेंगे वो ये है कि रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर्स 13% वाई बेसिस पे बढ़ सकता है। वही अवेलेबल सीट किलोमीटर्स में भी 14% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जबकि क्वार्टर के एंड तक 60 एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड होने का भी फैक्टर इंक्लूड किया गया है। रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर की बात करें तो वहाँ पे 5.22 रुपीज़ का एस्टिमेट किया गया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.5% की गिरावट है। इंडिगो का एवरेज फेयर अगर 1 मंथ फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे देखें तो थर्ड क्वार्टर में 12% की QOQ यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है, और जो फिगर आता है वो है 6,804 का। अब कल के नतीजों में जो मेन फिगर्स रहेंगे, जो पॉइंट्स टू लुक आउट फॉर की बात करें तो P&W इंजन फिटेड एयरक्राफ्ट जो कि करंट ईयर 25 में ग्राउंडेड होंगे, उनका आउटलुक एक की मॉनिटरेबल रहेगा। साथ ही इम्पेंडिंग कंपटीशन पर मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा इंटरनेशनल एक्सपांशन मैनेजमेंट का एक मेजर फोकस है, जिसमें नए नेटवर्क्स और कोड शेयर एग्रीमेंट्स का एडिशन हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है कल रिजल्ट्स के बाद मैनेजमेंट कमेंट्री इंक्लूडेड इंपॉर्टेंट रहेंगे। मिताली शुक्रिया, कंचन आपका भी, और मंगलम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यतीन आपका शुक्रिया। लेकिन देखिए ये थी नंबर्स की एक्सपेक्टेशन, लेकिन एक स्पेस जो आज रीरेट हो रहा है नंबर्स के चलते वो है सीमेंट। लुक एट अल्ट्राटेक नाउ। अल्ट्राटेक अब जब से वो एवरेज कटा है 300 रुपये बढ़ गया जनाब। अभी ये करीब 490 का है लगा के आया है। पूरा स्पेस रखिए आप हिडलबर्ग रखिए, आप ACC रखिए, आप अंबुजा रखिए, आप अल्ट्राटेक सीमेंट रखिए, आप श्री सीमेंट रखिए, सारे डे हाई पर। अब देखिए ये तो लाजमी नहीं है कि मैं इसको यहाँ पे इस वक्त पिक करूँ, क्योंकि 300 रुपये का ऑलरेडी मूव आ चुका है उस ब्रेकआउट की कटने के बाद। बट शिल्पा जी, कोई कॉल जो आपको इम्प्रेस कर रही हो अदर देन अल्ट्राटेक सीमेंट, किसी भी स्टॉक पे कोई भी स्टॉक ऑप्शन जो कि ग्रैब कर सकते हैं इस वक्त हम? जी बिल्कुल, अगर यहाँ पे सीमेंट स्पेस में ही आपको करना है तो मेरा ध्यान यहाँ पे लगातार जेके सीमेंट पे आ रहा है। जेके सीमेंट अगर आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहा है टुवर्ड्स यहाँ पे 5000 का एक अप मूव आपको आते हुए मिलना चाहिए।
तो यहाँ पे जेके सीमेंट का अगर आपको ऑप्शन के थ्रू ट्रेड लेना है तो आप अभी भी 4800 का कॉल ऑप्शन जो सॉरी जी 4800 का कॉल ऑप्शन जो रफली आपको अभी टुवर्ड्स 154 रुपीस में मिल रहा है, आप अभी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मोमेंट अगर सही जाता है और ये कल तक ये 4950 से 5000 का मूव दिखाता है, तो ये ऑप्शन आपको 220 से लेके 270 तक का भी एक मूव दिखा सकता है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है आप यहाँ पे 98 का रखिए। ठीक है, जेके सीमेंट अभी फिलहाल बाई और एक अच्छी खासी तेज़ी पूरे सीमेंट स्पेस में देखने को मिल रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट में जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिली है उसके बाद प्रशांत सावंत जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं आज के लिए? गुड आफ्टरनून वीरू जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे ब्रिटानिया जो मैं दोपहर में भी रेकमेंड किया था उसी के साथ रहना चाहूंगा। 5025 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस अभी होगा करीबन 4960 4960। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 5200 5200 तक जा सकता। सर सीमेंट स्पेस में जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिल रही है अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों के बाद, आपको कोई पर्टिकुलर काउंटर स्पेस से पसंद आ रहा है? जेके सीमेंट तो शिल्पा जी ने सुझाया, उसके अलावा कोई और? एसीसी की तरफ ध्यान दे, ये एक हायर बॉटम बनाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए एक अहम लेवल जो है वो करीबन 2060 का है, 2060। तो मैं इसमें एक दिन का वेट करूंगा और मुझे ये अगर 2060 के ऊपर क्लोजिंग दे स्पॉट में 2060 के ऊपर, तो मैं यहाँ पे एक पोजिशनल कैरी करूंगा लॉन्ग। मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 2040 2040। यहाँ से जो मेरा टारगेट होगा, एक डेली चार्ट पे गैप है जो करीबन 2150 तक जाता है, 2150, ये मेरा टारगेट होगा। वाकई ये कॉल हो गई आपकी यहाँ पर मीनवेल सीमेंट। अच्छा, बट थोड़ा सा पीछे आते हैं। आशीष, अभी आपने हमारी टीम को सुना, अभी मंगलम को ऑन गुजरात सीपी, देन जेके सॉरी ये आपका ये JSW स्टील और श्रीराम फाइनेंस, DLF में काफ़ी सीवियर प्राइस डैमेज हुआ है। मोर और लेस ये सारे स्टॉक फ्यूचर्स ने सेलिंग काफ़ी विटनेस की है। इंडिगो भी एज ऑफ नाउ, अब थोड़ा सा क्रूड भी रिट्रेस हुआ है। आप इसमें से कुछ पिक करना चाहेंगे कंसिडरिंग आई थिंक अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन और जो प्राइस डैमेज अब तक हुआ है उसके अगेंस्ट? बिल्कुल, तो देखिए जैसे सीमेंट पे तो ऑलरेडी हमने चर्चा की, वहां पे अल्ट्राटेक प्रेफर्ड बेट रहेगा ही। बट अगर से मैं देखूं तो इंडिगो पे भी हमारा बहुत पॉजिटिव एक रुझान रहेगा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो इनकी जो टेलविंड है सेक्टर की, उसका क्लियर बेनिफिट इंडिगो जैसी कंपनी को मिलेगा। इनके जो अवेलेबल सीट जो किलोमीटर है वहां पर पे भी हमें लगता है कि एक अच्छा खासा इजाफा देखने को आएगा। और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के टर्म्स पे इन्होंने काफी मेजर्स लिए हैं, उसका भी बेनिफिट इंडिगो को देखने को मिलेगा। तो ऑल इन ऑल हमें लगता है कि ये जो डिप है इसमें इंडिगो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, एंट्री पॉइंट के लिहाज से। और टेक्निकली भी आप देखेंगे वीरू, तो मेरे हिसाब से स्टॉक में एक बहुत बढ़िया बेस कहीं ना कहीं 4000 3900 की जोन पे बन रहा है। और ये सपोर्ट लेवल अगर से स्टॉक होल्ड करते हैं तो धीरे धीरे मुझे लगता है ये स्टॉक वापस से कहीं ना कहीं 4800 5000 की ट्रेजेक्टरी की तरफ जाएंगे। तो इंडिगो हमारा प्रेफर्ड बेट होगा, जहां पे एक अच्छा खासा करेक्शन आया हुआ है और बाय ऑन डिप की रणनीति इस समय पे यहाँ पे ली जा सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक भी हमारे पोर्टफोलियोज में बना हुआ है। जैम इंटीग्रेशन आपका पिकिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर रहेगा। मीनवाइल निफ्टी बैंक फर्दर सिंक हुआ है, इट्स 48,593। और इस वक्त का दिक्कत का सबब अगर कुछ है तो वो है एक्सिस बैंक एट 950 इज़ अ डे लो। और एक्सिस बैंक का जो ये लो लगा है, इसका मतलब ये है कि एक्सिस बैंक अब रिविजिट कर रहा है अपना अगस्त 2023 का लो। सबसे ख़राब पोजीशन में अगर कोई स्टॉक फ्यूचर है तो वो ये है। और हम आपको अक्सर एक टेक्निकल से पैटर्न पढ़ाते हैं दैट डेथ क्रॉस ऑलमोस्ट वही यहाँ पर सबसे अगर आप देखें नेगेटिवली पॉइज्ड। चलिए अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करते हैं, चार का चौका। शिल्पा जी के सौजन्य से पहला ट्रेड आएगा सस्ता ऑप्शन, FNO सुपरस्टार सचिन जी के सौजन्य से, और चार के चमत्कार प्रशांत जी, और साथ ही साथ मिड कैप फंडा आशीष चतुर्मुता जी पिक करेंगे। शिल्पा जी क्या पिक कर रही हैं आज आप ट्रेड सस्ता ऑप्शन? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, सस्ता ऑप्शन यहाँ पे यूपीएल में रहेगा। यूपीएल फ्यूचर्स अराउंड 554.5 की तरफ है। यहाँ पे 550 पे अच्छा सपोर्ट है, और ये अगर ये होल्ड करता है तो 575 से 580 आपके इसके नेक्स्ट टारगेट्स हो जाएंगे। तो 560 का ही कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 6 रुपए 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 3 रुपए का रखिए।
पहला टारगेट रहेगा 11 रुपए का। इसके ऊपर अगर यूपीएल और भी सस्टेन करता है तो आपको 14 से लेकर 16 तक का भी मूव दिखा सकता है। ठीक है, सस्ता ऑप्शन यूपीएल। अब एफएनओ सुपरस्टार के लिए सच्चिदानंद जी के पास चलते हैं। गुड आफ्टरनून सर, आपने क्या पिक किया है? गुड आफ्टरनून श्रेया, यहाँ पर मारुति में हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी है लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक काफी अच्छी ट्रेंड यहाँ पर ऑनगोइंग है पिछले 2 हफ्तों से। रिलेटिवली काफी स्ट्रांग रहा है ये पर्टिकुलर पॉकेट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी। एंड जिस तरीके से पिछले 3 दिनों का डेटा है 1200 के आसपास, 12,000 के आसपास इसने एक फ्रेश बेस बनाने का प्रयास किया है। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर नजर आया था, उससे मुझे लग रहा है कि जल्दी इसमें एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होना चाहिए। आज के सत्र में अनवाइंडिंग का ही डेटा है, बट जिस तरीके से ये बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है एंड प्लस इसके एवरेजेस जिस तरीके से टर्न हो रहे हैं, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 12,240 से लेके 12,580 के लेवल्स को पार कर देगा। तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की सलाह होगी मारुति के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 11,960 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। मारुति सुजुकी, आई मीन ऑटो में सबसे स्टेबल स्टॉक इस वक्त कोई है, भले ही रेस्ट्रिक्टिव गेन्स है, बट याद रखिएगा वो मारुति है। बात करेंगे इस पर कुछ देर में और थोड़ी सी विस्तार से। चार्ट का चमत्कार पिक करते हैं प्रशांत जी सोचने से। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, यहाँ पे अगर मदरसन की तरफ देखें, करीबन 144-45 के बीच ट्रेड कर रहा है, 144-145। यहाँ पे 140 के नीचे 138, 138 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। 155, 155 का टारगेट होगा। एक स्ट्रॉन्ग बिकवाली के बाद बेस फॉर्मेशन के इनिशियल साइंस नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक अटेम्प्ट लेना चाहूंगा लॉन्ग की तरफ। ठीक है, संवर्धना मदरसन चार्ट का चमत्कार के लिए और बाई साइड की ट्रेड फिलहाल। अब मिड कैप फंडा के लिए चलते हैं अब आशीष जी के पास। आशीष जी, आपका मिड कैप फंडा। जी बिल्कुल, तो देखिए श्रीराम, मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो स्पेशलिटी केमिकल से होगा, एसआरएफ। बहुत लंबे समय के बाद हमें लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल में कुछ साइंस ऑफ रिकवरी हमें देखने को नजर आ रही है। आप देखेंगे पिछले दो सालों में बहुत ज्यादा डीस्टॉकिंग हुई और चाइनीज प्लेयर्स की तरह के कारण जो डंपिंग हमें देखने को मिली, उसकी वजह से भी वॉल्यूम्स और रियलाइजेशन दोनों में ही बहुत सिग्निफिकेंट डेंट हमें देखने को नजर आया। बट अब क्योंकि हमें लगता है कि थोड़ा सा यूएस यूरोप में एक अच्छी रिकवरी आती हुई देखने को नजर आ सकती है, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं एसआरएफ जैसे प्लेयर्स को मिलेगा। और हमें लगता है कि टेक्निकली भी आप देखेंगे स्टॉक में 4 साल के कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं देखने को नजर आ रही है, जो क्लियरली जो इंप्रूविंग फंडामेंटल्स है उसको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब कहीं ना कहीं रीस्टॉकिंग का एक ट्रेंड बन रहा है, साथ ही साथ जो मार्जिन है उनके अंदर में भी थोड़े इंप्रूवमेंट आने की संभावना बन रही है। और रेफ्रिजरेंट गैसेस के अंदर में तो ये मार्केट लीडर है ही, और वहां पे हमने बीच में भी कुछ डेवलपमेंट्स देखे थे जिसकी वजह से एक बड़ा अपटिक बीच में आते हुए भी नजर आया था। तो ऑल इन ऑल हमें लगता है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं 3,000 रुपए तक की ट्रेजेक्टरी दिखा सकता है। तो एसआरएफ हमारी टॉप पिक रहेगी। और यहाँ पे मैं समझता हूँ टेक्निकली भी आप देखें तो 2450-2500 पे बहुत बढ़िया बेस बना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एसआरएफ के अंदर में पोजीशन देखी जा सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, एसआरएफ पे हमने अभी कुछ समय पहले हमारे पोर्टफोलियोज में भी इसको हमने जगह दी है इन अवर स्पेशलिटी केमिकल बास्केट। तो ये हमारी टॉप पिक भी है पूरे इस स्पेस के अंदर में। ओके, एसआरएफ 2598 पे सुबह ने मार्क किया था और प्लेसमेंट अच्छी है, याद रखिएगा। और एसआरएफ में जानते हैं ये क्या है इस वक्त है, एक टिपिकल फ्लैग है और बेहद ही आकर्षक पैटर्न। सुबह हमने लोअर एज पे पकड़ा था, अभी हायर एज पे, बट फ्लैग का असली मजा जो आएगा ना वो याद आएगा करीब करीब समझ लीजिएगा कि 2625 के ऊपर। हमने 4 ट्रेड्स पिक किया यहाँ पर। शुरुआत की थी हमने सस्ता ऑप्शन से। पहला ट्रेड पिक किया था सस्ता ऑप्शन, वो था शिल्पा जी के सौजन्य से। आज का पहला ट्रेड था यूपीएल की कॉल 560। आप देख रहे हैं, आई मीन आज के हमारे विशेषज्ञों की कॉल्स में केमिकल अपीयर होता हुआ। कल और परसों के बाजार के शॉक में थोड़ा सा सिंक हुए, बट उससे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग थे, स्टेबल थे। एफएनओ सुपरस्टार सचिन जी ने पिक किया मारुति, और मारुति जो कि इस वक्त अपने की एवरेजेस को होल्ड करता हुआ और 12,000 के ऊपर टिका हुआ है अभी भी, हालांकि शांत है अभी भी, बट स्टिल यहाँ पे 12,240 का लक्ष्य है। और प्रशांत जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार और उनकी कॉल रही संवर्धन मदरसन 155 के लक्ष्य के लिए बाय करना है, 145 पे ट्रेड करता हुआ। और आशीष जी की कॉल रही अभी अभी एसआरएफ केमिकल बास्केट में। बाजार में इस वक्त कंसिडर करने लायक क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस वक्त एक मैसेज दे रही हैं। पहले हालांकि आप रखिएगा निफ्टी स्क्रीन पे एक टेक चेक लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी ने आखिरकार न 10 डेमा और ना ही वो 23,250 का जोन पार किया। सो कंप्लीटली, डायरेक्टर साहब वो जो
2 बजे हमने कॉल्स देखी थी, फिर स्क्रीन पे लेके आएंगे कैसे कॉल राइटर्स ने इस सेशन को ग्रैब करके रखा। कल का वो डाउन स्विंग, उसके बाद अपर स्विंग, कंप्लीटली ये सेशन उसके हक में गया। वो देखिए आप क्लोजिंग में 23,200 बिकी हुई थी 5 करोड़, 23,200 की 5 करोड़ कॉल पुट बिकी हुई थी, और मेरे ख्याल से 23,200 और 300 के आसपास अगर आप देखें कितनी हो गई अब करीब करीब 2, 3, 4 करोड़ कॉल और 5 करोड़ पुट। तो रीजनेबली अगर आप देखें पकड़ के रखा हुआ है इन ऑप्शन राइटर्स ने निफ्टी को इस रेंज में। यूपीएल आपकी स्क्रीन पे एक मूव जनरेट कर रहा है, लेकिन लेके आइए आप नौकरी 4% टू पर रहा है। शिल्पा जी नौकरी, ये इनफैक्ट सौमिल से बात करते हैं। नौकरी सौमिल 3 जनवरी तक ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर उस श्रेणी में था, और मात्र 20 दिन का ये प्राइस डैमेज इसको 200 डेमा पे ले आया। आपकी रीडिंग क्या कहती है? क्योंकि एक बार जब ये 200 डेमा सरेंडर करता है तो मल्टी मंथ उसके नीचे सेटल होने की इसकी टेंडेंसी रही है। ऐसा ही हुआ था दिसंबर 2021 से लेकर मई 2023 तक, एक लंबा मल्टी मंथ मल्टी ईयर सस्टेन करता है। इस बार का बिहेवियर क्या लग रहा है? ये क्या 200 डेमा के नीचे सस्टेन होगा या फिर यहीं से पुल बैक देगा? आई थिंक आज हमने अच्छी पुल बैक देखी है नौकरी में। एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन डेफिनेटली नीचे की तरफ टूटा है, लो टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशन है, मोमेंटम इंडिकेटर सेल में है। हावेवर अगर हम देखें तो लास्ट 1 महीने में 2 बार ये 200 डेली मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया है। 200 डेली मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, सो वहां पे 2 बार रीटेस्ट किया है और आज अच्छी सी एक पुल बैक दी है। आई थिंक अगर यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव वीकली क्लोज मिल जाता है और हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है, तो यहाँ से फिर से एक ऊपर की तरफ रैली देखने मिल सकती है। तो आई थिंक यहाँ से सेल करके डेफिनेटली नहीं चलना चाहिए। सपोर्ट 7135 का, और अगर इसके नीचे सस्टेन हो जाता है तब हम नीचे के लेवल्स देखेंगे, जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेवल वुड बी इन द मीडियम टर्म आउटलुक, इट विल बी 6550। इन्फोएज अच्छी खासी तेजी इसमें 4.25% के तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। देखिए अब बजट की बात करते हैं। बजट आने में अब बस कुछ दिन रह गए हैं। बजट से हर सेक्टर को और इंडस्ट्री को कुछ खास उम्मीदें हैं। बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। हमारे साथ जुड़े हैं यतिन मोहता जी और मिताली जैन, और सबसे पहले यतिन जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि बजट से एनर्जी सेक्टर को क्या उम्मीद है। बताइए यतिन जी। तो क्लियरली अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें तो इसके अंदर ऑयल एंड गैस, पावर, ये सब सेक्टर्स आते हैं। और सबसे पहले पावर की बात करें, क्योंकि ये एक सेक्टर है जहां सरकार बड़े रिफॉर्म्स कर सकती है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी का विजन है कि 2030 तक 500 गीगावाट यानी 50,000 मेगावाट की कैपेसिटी रिन्यूएबल स्पेस में हो, खास करके सोलार में हो। तो कहीं ना कहीं पीएलआई स्कीम्स जो है यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो हैं वो सोलार सेक्टर के लिए लाई जाएँ। सोलार सेक्टर से रिलेटेड जो पुर्जे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है, उसको बढ़ावा दिया जाए। पीएम सूर्यघर योजना है, जो सोलार रूफटॉप योजना है, इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाए और यहाँ आवंटन बढ़ाया जाए, ये बाजार की उम्मीदें हैं। ट्रांसमिशन और इंफ्रा ग्रिड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही नई कैपेसिटी आती है आपको ग्रिड के ज़रिए जो है कहीं ना कहीं एनर्जी को कैरी करना पड़ता है। तो जो पावर ग्रिड सिस्टम्स हैं इनको भी दुरुस्त करने के लिए सरकार जो है बड़े कदम उठा सकती है इस बजट में। और स्मार्ट मीटरिंग एक ऐसा बड़ा मौका है सरकार के पास, जिसके कारण जो टीएनडी लॉसेज हैं और जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की हेल्थ हैं, इसको सुधारा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकती है सोलार सेक्टर और रिन्यूएबल सेक्टर के लिए। अगर हम इंपोर्टेड कोल की बात करें, पावर इक्विपमेंट्स की बात करें, तो थर्मल सेक्टर को कहीं ना कहीं इसके अंदर ड्यूटी कट करके एक राहत दी जा सकती है। ऑयल एंड गैस की बात करें तो बड़ी उम्मीदें हैं बजट से। कहीं ना कहीं जो सेस सरकार ने निकाला है, उसके बाद जो ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है, इसको बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी पीएलआई स्कीम्स लाई जा सकती हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में खास करके ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है, और जो नए गैस वेल्स हैं इनसे प्रोडक्शन निकलने पे आपको शायद कोई बेनिफिट मिले, ऐसा सरकार बजट में प्रावधान कर सकती है। और कहीं ना कहीं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं यहाँ ड्यूटीज़ को रैशनलाइज किया जा सकता है। तो ये जनरल एक्सपेक्टेशन है पावर सेक्टर से और पेट्रोलियम सेक्टर से बजट के अंदर।
शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। तो ये एनर्जी स्पेस की एक्सपेक्टेशंस बजट से इस बार, लेकिन सवाल ये कि पिछले बजट से लेकर और अब तक एनर्जी स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है। इनफैक्ट आपको याद होगा कि पिछले बजट में एनर्जी स्टॉक्स में अच्छी रैली देखने को मिल रही थी, लेकिन वहाँ से लेकर अब तक कैसा परफॉर्मेंस रहा है, इस पर एक चेक लेते हैं मिताली से। मिताली बताइए। तो 23 जुलाई 2024 को जब ये बजट आया था, उससे 23 जनवरी की अगर बात करें तो सेंसेक्स में 5% की गिरावट देखने को मिली और निफ्टी 50 में 5% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन जो स्पेसिफिक निफ्टी एनर्जी और निफ्टी ऑयल एंड गैस के इंडेक्सेस है, यहाँ पे काफ़ी प्रेशर बनता नजर आया। निफ्टी एनर्जी 19% गिरा और वही निफ्टी ऑयल एंड गैस में 14% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर बात करें तो अडानी ग्रीन 40% डाउन है बजट के उस दिन से आज तक। केपीआई ग्रीन एनर्जी भी 40% की गिरावट, अडानी पावर में 24%, इरडा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कोल इंडिया, ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन, इस सब में भी 16 से 20% तक की गिरावट देखने को मिली है बजट के दिन से आज तक। सुजलॉन की बात करें तो वहाँ पे 3% और बोरोसिल रिन्यूएबल्स की बात करें तो 7% की यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। वहीं अगर हम ऑयल पर्टिकुलरली सेक्टर्स की स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में 27% की गिरावट देखने को मिली, कैस्ट्रॉल इंडिया में 26%, साथ ही गुजरात गैस, ऑयल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे काफ़ी प्रेशर में नजर आए। लेकिन एक स्टॉक गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड जो है, यहाँ पे 12% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है इस पूरे पीरियड में। ठीक है, तो अच्छी खासी ग्रोथ इन पर्टिकुलर काउंटर्स में देखने को मिली इस पूरे पीरियड में। शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए। प्रशांत जी, पिछले बजट में इन सारे स्टॉक्स में अच्छी रैली देखने को मिली थी इनफैक्ट, लेकिन इस बजट से पहले वो एक फैक्टर नहीं आया, वो बूम नहीं आया। पावर ग्रिड को देखिए आज भी डिल्लो के आसपास काम काज कर रहा है, कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को आप? जी श्रेया, सॉरी नाम मिस हुआ मेरे से, आप एक बार रिपीट करेंगे? पावर ग्रिड सर, पावर ग्रिड डेलो के आसपास काम काज। तो ओवरऑल अगर हम इस सेक्टर में ही देखें काफी वक्त से अंडर परफॉर्म हो रहा है। और अगर हम पावर ग्रिड स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक डेली चार्ट पे गैप सपोर्ट है जो है करीबन 290 पे। तो अगर कोई थोड़ा अटेम्प्ट करना चाहे बट स्ट्रिक्टली कैश में, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 288 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस, और एक पुल बैक की तरह इसको प्लान कीजिए फॉर टारगेट्स अराउंड 310 बट जैसे मैंने कहा कि ये कैश में करना चाहिए, फ्यूचर्स में अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम 200 दिनों के एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं और ये स्ट्रांगली हैमर्ड स्टॉक है। एक कंसोलिडेशन भी ब्रेकडाउन हो चुका है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से अब शुरुआत करते हैं चर्चा टेक्निकल से थोड़ा सा बाहर निकल के, डेरिवेटिव से, अर्निंग से बाहर निकल के, मार्केट की पोजिशनिंग पे एंड स्पेशली क्लोजर टू बजट और कुछ अर्निंग्स को देखने के बाद गुरमीत चड्ढा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त बात करने के लिए। गुरमीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। गुरमीत जी, आज मैं जो चर्चा शुरू करूँगा एक एक करके IT की अर्निंग्स को और कुछ और क्रिटिकल अर्निंग्स को पकड़ के बात करते हैं। अभी कुछ देर पहले अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स आए, आई थिंक कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस, वॉल्यूम की फिगर्स हमारी एक्सपेक्टेशन से अच्छी थी। आपको क्या लग रहा है, आई मीन वो जो है, मेरे ख्याल से आपसे बात होती है किसी और से, कि अब वो थोड़ा सा जो स्लो डाउन था या फिर प्रोजेक्ट नए आवंटन, एग्जीक्यूशन क्लोजर टू आई थिंक वो इलेक्शन थोड़े कम हो गए थे, क्या वो पेन धीरे धीरे निकल रहा है? क्या इट्स टाइम नाउ टू पिक सीमेंट, आप कह सकते हैं क्या, जिस प्रकार के नंबर्स दिए इस बार अल्ट्राटेक ने? थोड़ा पिकअप जरूर हुआ है बीरू जी। अगर आप देखें कल HDFC बैंक की अगर आपने कॉल कॉल भी सुनी हो तो उनके सीईओ ने भी बोला कि थोड़ा सा पिकअप है, बट उतना नहीं है जितना जो गैप कवर कर सके। 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर था बजट में, 5.5 पौने 6 लाख करोड़ ही हुआ है दिसंबर तक। तो थोड़ा पिकअप हुआ है, बट उस शायद स्पीड से तो अंडरशूट करेगा ये फिगर। आई थिंक कम से कम 2 लाख करोड़ अंडरशूट करेगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट थोड़ा प्रोविजनिंग भी रखना चाहती हो, नया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडिया का ट्रेड इम्बैलेंस है यूएस के साथ, और हमने रशिया के से काफी ऑयल गैस और डिफेंस परचेजेस करी हैं। तो हो सकता है वो ट्रेड ऑफ करने के लिए कुछ उस फंड्स को यूज किया जाए। तो मेरे लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो वो रोड मैप क्लियर करेगा कि केपेक्स कितना बढ़ेगा इस बेस पे, क्योंकि पिछले 2 साल केपेक्स में अच्छी जंप आई है। तो उससे सीमेंट का, कैपिटल गुड्स का, ओवरऑल जो एक इंफ्रा स्पेस का नजरिया बेहतर बनेगा। स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन आया है। आप सीमेंट्स इंडिया देखिए 15-20% डाउन है, 8,000 प्लस लेवल पे था, सब 7,000 आ गया है। सीमेंट स्टॉक्स में करेक्शन है। बहुत सारे कैपिटल गुड्स कंपनीज में भी ठीक ठाक करेक्शन आया है, बट वैल्यूएशन अभी भी
बहुत सस्ते नहीं हुए, वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े से हायर जोन में है। तो आई थिंक बजट एक रोड मैप क्लियर करेगा। मैं थोड़ा एनर्जी, जैसे आप यतिन ने भी बोला, मैं एनर्जी और एनर्जी आउटले और ट्रांसमिशन को लेके ज्यादा बुलिश हूँ। वहां पे मुझे लगता है और रिफॉर्म्स आएंगे, मुझे लगता है रेलवे का बजट और ज्यादा, तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर को। मेरा झुकाव एनर्जी में, रेलवे में और डिफेंस कैपेक्स में ज्यादा है अभी वर्सेस नॉर्मल रोड और उसका, क्योंकि काफी अंडरशूट हुआ है और इस साल मुझे लग रहा है कि बजट अंडरशूट करेगा रोड्स में इन पर्टिकुलर और ओवरऑल जो कैपेक्स का नंबर है। हाँ, इस बीच आपके स्कीइंग के निचले भाग पे एक महत्वपूर्ण खबर आती हुई यहाँ पे कि मारुति एक प्राइस हाइक लेगा और मेरे ख्याल से 1 फरवरी से ये जो नए दाम होंगे लागू होंगे और 1500 से रुपये से लेकर करीब करीब 32,000 तक, आई मीन अकॉर्डिंग एज पर द मॉडल प्राइसेस ये प्राइस होगा। करीब 1500 से, डायरेक्टर साहब मेरे को सूचित कीजिएगा, 32,500 का वो रकम थी ना, यस। और ये देखिए आपके स्क्रीन पे एक स्पाइक आता हुआ, मारुति सुजुकी 1 फरवरी से एक प्राइस हाइक ले रहा है। अमूमन जो प्राइस हाइक होते हैं वो दिसंबर में होते हैं, जस्ट आई थिंक इन्फ्लुएंस, बट यस ये एक सब्सटेंशियल प्राइस हाइक है 32,500 यानी हाई मॉडल्स पे। गुरमीत, ये इस बीच एक सिंजन के नंबर्स भी आए थे, उसको भी स्क्रीन पे रखिएगा। सिंजन की पोजीशन को भी देख लेते हैं, सिंजन क्या कर रहा है। सिंजन आपके स्क्रीन पे इट्स 839, एक स्पाइक आया नंबर्स में क्योंकि जो नंबर्स थे वो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से अच्छे थे और की जो पोजीशनिंग थी वो भी काफ़ी क्रिटिकल थी। 200 डेमा से पुल बैक लेके स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद अब डे हाई पर। अच्छा गुरप्रीत, अब यहाँ पे मारुति को लेकर ही बात करते हैं। ऑटो की पोजीशनिंग काफ़ी नेगेटिव है, इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर M&M भी इस वक्त बैकफुट पे आ गया है काफ़ी लोअर लेवल्स पे। अभी यहाँ से पोस्ट बजट मान लीजिए बाजार संभलता है, चलता है, ऑटो में लीडरशिप किसके हाथ में आती हुई नज़र आ रही है? आपके टू व्हीलर सेगमेंट में या फिर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में आपकी रीडिंग क्या कह रही है? पोजीशन कौन ज़्यादा अच्छी तरीके से चलने के लिए? M&M पे मैं ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हूँ। थोड़ा करेक्शन भी आया है, 3300-3400 से भी 2800-2900 के लेवल पे है। वैल्यूएशंस रीजनेबल है। ट्रैक्टर में मार्केट शेयर बढ़ा है, वॉल्यूम ग्रोथ उन्होंने अपवर्ड रिवाइज करी है। तो रूरल रिकवरी भी आप उसके थ्रू प्ले कर सकते हैं। एसयूवी में उनका मार्केट शेयर वापस से 20% की तरफ जा रहा है। उनका जो नया ईवी मॉडल है उसका बहुत अच्छा रिव्यू है। मेरे मेरे क्लाइंट हैं जो कि M&M के पैन इंडिया वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। जब इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी, नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगी, तो मुझे लगता है ये मॉडल एक तरीके से XUV 700 वाला काम कर सकता है, जो पूरे M&M को रीरेट हुआ था। और लीडरशिप बहुत अच्छी है। अनीश जी के आने के बाद M&M में बहुत अच्छा टर्नअराउंड हुआ है। कैपिटल एलोकेशन बड़ा रीजनेबल रहा है। लॉस मेकिंग जेवी से उन्होंने एग्जिट किया है। तो मेरा M&M पे झुकाव है। और थोड़ा-सा अगर आप देखिए ईवी का अगर आप पेनिट्रेशन अभी देखेंगे, हमने पिछले साल करीबन 42-43 लाख गाड़ियां बेची, ईवी करीबन 2 लाख था। और प्रधानमंत्री ने भी बात करी और गडकरी जी ने बोला कि ये नंबर जो है 8-10 टाइम्स बढ़ेगा। इसका मतलब ये पेनिट्रेशन 15-20% पहुंचेगा अगले 5-6 साल में। जो इक्विपमेंट मेकर्स हैं ईवी के, वहां पे ये नंबर 15-20 टाइम्स जाएगा, क्योंकि ईवी जो कार्स होती हैं वो स्मार्टर होती हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, डिजिटल अप्लायंसेस, चाहे टच स्क्रीन है और जो ओवरऑल फीचर्स है वो ज्यादा होते हैं। तो मेरा झुकाव थोड़ा-सा वैल्यू चेन में ज़्यादा है कि अगर ईवी अडॉप्शन और हाइब्रिड अडॉप्शन बनता है, वो कार और स्मार्टर होती हैं, कार और डिजिटली कनेक्टेड होती हैं। उसमें मेरा झुकाव वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, तो हम उसको पूरा अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। उनो मिंडा हमारा बहुत पुराना होल्डिंग रहा है। अब इसमें और भी स्टॉक्स जैसे सोना BMW है, संधार टेक्नोलॉजी है, जो टेक रिलेटेड प्लेस हैं, उनमें हम काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। जब थोड़ा और कन्विक्शन बनेगा तो शायद आपसे और नाम की चर्चा कर पाऊँगा। गुरमुजी, गुड आफ्टरनून। सर, आपने अभी एनर्जी सेक्टर की भी बात की, लेकिन इस बार ना PSU स्टॉक्स ने बड़ा सरप्राइज किया है, स्पेशली बजट से पहले जो हम रैली एक्सपेक्ट करते हैं एनर्जी सेक्टर की ही अगर बात करें, PFC, REC, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में वो रैली दिखी नहीं बजट से पहले। इस पर आपका टेक क्या लग रहा है? अच्छी बात है अगर पोजीशनिंग लाइट है और करेक्शन आया। देखिए PSUs में रैली भी बहुत आई है 2 साल में। हम एक्चुअली नियर टर्म अंडर परफॉर्मेंस हाईलाइट करते हैं। अब 2 साल का परफॉर्मेंस नहीं, आपके अगर आप 2 साल का नंबर देखिए, कोल इंडिया का रिटर्न देखिए 2021 से 24 का, पावर ग्रिड का देखिए, NTPC का देखिए। NTPC में NTPC ग्रीन भी हाइप अप हुआ है। अब ओवरऑल नंबर देखेंगे तो नंबर अच्छे हैं, अच्छे मार्केट से बेटर रिटर्न होगा। तो अच्छा है अगर पोजीशनिंग लाइट है, एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम है। बाजार को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जैसा मैंने आपको पहले बोला कि एक तो कैपेक्स नंबर अंडरशूट हो रहा है
और अगले साल का क्या गाइडेंस आएगा। तो एक थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, इस वजह से एनटीपीसी 400 के ऊपर गया था, मुझे याद है, अभी करीबन 350 रुपए है। तो मुझे लगता है ये अच्छा है, वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। ब्रॉडर मार्केट से आप देखिए ये सारे जो पीएसयूज हैं वो 12 से 16 के अर्निंग मल्टीपल पे हैं, अच्छा डिविडेंड यील्ड है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, और कुछ पीएसयूज में चेंज स्ट्रक्चरल है, स्पेशली एनर्जी स्पेस में। तो मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ इस स्पेस को लेके, जनरेशन में भी और ट्रांसमिशन स्पेस में। लेकिन सर एक बहुत ही कॉमन सवाल है, बजट से पहले हम प्री बजट रैली एक्सपेक्ट करते हैं बाजार में, वो इस बार दिखी नहीं। क्या भाप के चल रहा है बाजार, बजट में कुछ बड़ा होने वाला है? हालांकि आपने थोड़ी एक्सपेक्टेशंस बताई है, फिर भी सर क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और देखिए मुझे लगता है भारतीय बाजारों में बजट को कई सालों से डिस्काउंट कर दिया है। 1-2 दिन का मूवमेंट आता है, अनलेस एंड अनटिल जब कैपिटल गेन टैक्स में भी थोड़ा बहुत चेंज आया था, तब थोड़ा-सा 1-2 दिन का रिस्पॉन्स आया था। बट मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा बाज़ारों को 1-2 दिन का आप मूवमेंट छोड़ दीजिए, अनलेस समथिंग कोई बड़ा रिफॉर्म गवर्नमेंट लेती है। जैसे डीटीसी के बारे में चर्चा हो रही है कि डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में चर्चा होगी, उसपे कमेंट्स लिए जाएँगे। अगर वो टैक्स सिंपलर होता है और तो ओवरऑल टैक्स जो कम आता है, क्योंकि मुझे लगता है एक हमने बजट में चर्चा भी की थी विश लिस्ट में कि अर्बन कंज्यूमर के हाथ में थोड़े फंड्स और आने चाहिए। अगर कंजम्पशन ड्राइव करता है बजट, टैक्स थोड़ा-सा कम करता है। यूएस में कॉर्पोरेट टैक्स अगर 22 से 15 होता है, तो कुछ रिस्पॉन्स हमें भी देना पड़ेगा टैक्सेशन स्ट्रक्चर में, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतना लो है, तो बजट शायद पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है। ओके इस बीच वो सिंजन के नंबर्स को जो हमने डिस्कस किया, देखिए मार्जिन्स के फ्रंट पे और कोर नंबर्स जो थे वो सिंजन के बहुत अच्छे थे। लेटर साहब अगर होंगे तो एक बार फिर से फुल में फायर कीजिएगा। सिंजन रिएक्ट करता हुआ, इट्स ऑल अबाउट पोजिशनिंग, क्योंकि ये 200 डेमा पे स्टॉक था और आप देखिए अब क्या स्पाइक लिया है 851.35 पे। एक्सपेक्ट टेक चेक ले लेते हैं। शिल्पा जी, आप सिंजन को मेरे ख्याल से कल या परसों में आप ही ने या फिर सोनी जी ने मार्क किया था। मैम टेक आपका डे हाई। जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे लगता है सिंजिन क्योंकि फार्मा भी अच्छा कर रहा है और सिंजिन बहुत अच्छे लेवल पे है। 820, 825 इसका एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है जो बार-बार इसको वो रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे 880 के आपके इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। तो अगर आपको थोड़ा और गिरावट भी में मिले, आप 820 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग बने रहिए। पहला टारगेट 880 रहेगा। इसके ऊपर रह जाता है, सस्टेन करता है तो 920 से लेकर 940 आपको बहुत तुरंत आ जाएंगे। सिंजन स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ डे हाई पर आता हुआ। खैर मैं आऊँगा हेल्थ केयर स्पेस पे या फिर फार्मा पे आता, लेकिन गुरमीत उससे पहले ये जो मिड कैप आईटी ने जो मूव दिया है, कोफोर्ज को देखिए, परसिस्टेंट को देखिए, जिस प्रकार के इन्होंने नंबर्स दिए। इनफैक्ट कोफोर्ज की मैनेजमेंट तो ये तक कह रही थी कि FY26 आपका इससे भी काफ़ी अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन और फॉर देयर मार्जिन्स एज वेल। आपकी राय क्या कह रही है? क्या ये डिप मिड कैप आईटी को कंसिडर करने लायक है? मुझे लगता है मेरी काफी एक्चुअली ज्यादा गिरा ही नहीं है। आप परसिस्टेंट देखिए, आप कोफोर्ज देखिए, तो आई थिंक मार्केट डिफरेंशिएट कर रहा है। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला, अर्निंग्स अच्छा होगा तो रिवॉर्ड कर रहा है, थोड़ा भी मिस होगा तो पनिश कर रहा है। आप देखिए न्यूजेन के नंबर आए, थोड़ा सा मिस था, ऐसे नंबर बहुत खराब नहीं थे, क्योंकि लेकिन 80 पी का स्टॉक है तो उसको करीबन 1700 रुपए से 1200 रुपए के लेवल पे आ गया। थोड़ा सा डिले हुआ, स्पेशली जो उनका लाइसेंसिंग बिजनेस में उन्होंने कुछ गाइडेंस दिया। तो मुझे लगता है कि बाजार डिफरेंशिएट कर रहा है। कोफोर्ज के नतीजे अच्छे आए तो बाजार रिवॉर्ड कर रहा है। केपीआईटी का आपको याद होगा पिछले क्वार्टर Q2 में जब नंबर थोड़े से वीक आए थे, क्योंकि ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है, तो बाजार ने पनिश किया था। तो ये बाजार अच्छी अर्निंग्स को रिवॉर्ड करेगा, और एवरेज अर्निंग्स अगर वैल्यूएशन आए हैं तो रिवॉर्ड नहीं करेगा। ये हमने अब लार्ज कैप आईटी में भी देखा है। तो मेरे हिसाब से हमें सबसे, मैंने पहले भी बोला है, आप अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस रख के, क्योंकि जस्ट अर्निंग अच्छा है मत देखिए। वैल्यूएशंस अगर इन लाइन है और नंबर अच्छे आ रहे हैं तो ही मार्केट रिवॉर्ड करेगा, और सबसे बड़ा हेज वही है आपका। आप ओवर पे मत करिए इस मार्केट में, मार्केट बहुत ब्रूटल है। सर ये एफएमसीजी सेक्टर पर मेरा सवाल है। एचयूएल के नंबर आए और बाजार ने, जैसा आपने कहा अभी, अगर ख़राब आए तो बाजार पनिश करेगा। पनिश किया एचयूएल को, अब डेलो के आसपास काम काज करता हुआ। सो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम में कटौती, अर्बन स्लो डाउन एक कंसर्न है। अब आने वाले में समय में और भी एफएमसीजी के सेक्टर्स के रिजल्ट आएंगे, उस पर भी खासा नज़र रहेगी। लेकिन सर एफएमसीजी सेक्टर को आप कैसे देख रहे हैं? बजट में कुछ स्पेस को लेकर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं क्या, और उसको लेकर कोई स्टॉक आपके रडार पर फिलहाल इस वक्त? ओवरऑल मुझे लगता है अगर टैक्स कटौती होती है और थोड़ा रूरल
इनिशिएटिव्स होते हैं, तो जिनका रूरल प्रेजेंस अच्छा है वहाँ थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। एचयूएल 3 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है, पूरे रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है और उसका रीजन है क्योंकि वैल्यूएशन ज्यादा था जैसे मैंने बोला और सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है और उनकी कमेंट्री भी नेगेटिव थी। उन्होंने बोला कि कस्टमर डाउन सेल कर रहा है, ग्रामेज घटा रहा है कंजम्पशन में। और यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हमने देखा है कि जहाँ थोड़े जैसे आपने देखिए जोमेटो के नंबर थोड़े से जब उन्होंने ब्लिंकिट को एक वैल्यूएशन असाइन हुआ क्योंकि ब्लिंकिट ब्रेक इवन होगा, जैसे ही उन्होंने एग्रेसिव एक्सपेंशन किया जोमेटो में करेक्शन आया 25-30% का। तो मुझे लगता है कंजम्पशन बास्केट को एक स्टेज पे मुझे लगता है वैल्यूएशन अच्छा हो जाएगा। वो स्टेज अब आ रही है जब एफएमसीजी का वैल्यूएशन थोड़ा-सा अट्रैक्टिव लग रहा है। क्योंकि अच्छे स्टॉक्स का इस पूरे स्पेस में 20, 25, 30% करेक्शन है ठीक से और एफएमसीजी स्टॉक्स रिलेटिवली सेफर हेवन माने जाते हैं। तो मेरा झुकाव होगा थोड़ा स्टैगर्ड वे में अगर बाइंग करेंगे और मैं मुझे लगता है ये स्लो डाउन जो है वो सिक्लिकल है, स्ट्रक्चरल नहीं है। आपको एक व्यू लेना पड़ेगा कि हम स्ट्रक्चरल स्लो डाउन में नहीं है और एक सिक्लिकल है जो कि रिवाइव होगा। तो उस नतीजे से एफएमसीजी अट्रैक्टिव लगता है। हमारे पास टाटा कंज्यूमर है पोर्टफोलियो में, ज़ोमैटो हमने गिरावट पे थोड़ा-सा लिया है। हम ट्रैवल टूरिज्म को भी कंजम्पशन बास्केट में मानते हैं, उसमें भी और सारे आइडियाज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंटरग्लोब है और भी सारे आइडिया। ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। देखिए इस वक्त बाजार में निफ्टी एक रेंज में ही फिलहाल कामकाज करता हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में पेन और गहराया है। 130 अंकों की गिरावट फिलहाल वहां पर देखने को मिल रही है। वीरू सर, क्या यहाँ से स्ट्रैटेजी अब रहेगी बाजार में? देखिए श्रेया, मेरी क्लियर कट अप्रोच थी सुबह भी और निफ्टी चाहे वो निफ्टी बैंक हो, दोनों के लिए ही बिल्कुल मार्क्ड लेवल थे, उसमें कोई स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है नहीं श्रेया। जाने के लिए ऊपर आपको एटलीस्ट 10 डेमा पार करना पड़ेगा। आप सुबह का लेवल 1 लिख के आइए। मैं लॉन्ग तभी करूंगा इस रेंज में, या तो एक्सट्रीम मिल जाए, या तो 2036 मिल जाए, सॉरी 23,036 मिल जाए, या फिर आप 10 डेमा के ऊपर निकले 23,256, जहाँ पे निफ्टी ने आज डिप लिया। आई मीन 23,110, 120, वो मेरे लिए अच्छा लेवल नहीं था फ्रेंकली स्पीकिंग। दो ये सेशन कंप्लीटली इस ओपनिंग के बाद ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में चला गया। मैंने दिखाया ना आपको उदाहरण के तौर पे, दोनों कॉल पुट कितनी बिकी हुई थी श्रेया, 23,200 की और 23,200 की कॉल पुट दोनों, तो वो ऑप्शन राइटर के ग्रिप में गया और ये सब कुछ हुआ 10 डेमा के नीचे। तो आपके पास ले जाने के लिए यहाँ से क्या है, आपके पास है 10 डेमा का रेजिस्टेंस और आपके पास है 23,100 का सपोर्ट। तो कोई पोर्शन कैरी मत कीजिए, कल सुबह फिर मौका मिलेगा। या तो किसी वायलेशन को खेलेंगे, यानी कोई लेवल टूट जाए या कोई रीगेन हो जाए तब खेलेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। क्लियर कट मॉर्निंग में बोला था, एक ही बिंदु है, एक लेवल है, दैट्स 49,061। इसके नीचे सिंपली आंख मूंद करके सेल एंड राइज कीजिए। RS1 दिखे 48,853, 49,061, सेल बटन प्रेस कीजिए और फोकस क्या करना है, प्लीज बेस 1 लेके आइएगा। फोकस करिए 48,500 पे, 48,310 पे। ये देखिए 530 ही लो है आज का। तो अभी इंडेक्स में जो कुछ हो रहा है वो लेवल्स के यानी 10 डेमा के नीचे हो रहा है और उसको खेलने का तरीका क्या है, सिंपली इंट्राडे ट्रेड। अगर स्ट्रेंथ आनी होगी तो फिर सुन लीजिएगा कि निफ्टी में आएगी कल 23,310 के ऊपर और निफ्टी बैंक में 49,061। सो श्रेया, सिंपली नो कैरी ट्रेड ऑन इंडेसेस, मतलब निफ्टी बैंक। लेकिन एक बात है श्रेया, आज निफ्टी आईटी क्लियरली अपने साथ स्ट्रेंथ कैरी कर रहा है और एक और अर्निंग्स के आधार पे पूरा का पूरा सीमेंट अपने साथ स्ट्रेंथ कैरी कर रहा है कल के सेशन के लिए। बिल्कुल, आईटी ने आज कमाल संभाली और जाते जाते सीमेंट सेक्टर बिग पुश तक गया। फिलहाल यही रणनीति आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपना के चले। डिटेल एनालिसिस वीरू सर ने आपके स्क्रीन पर इस वक्त रखी है। अब चलते हैं बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स लेते हैं। गावत सर, बीटीएसटी एसटीबीटी क्या पिक कर रहे हैं? बीटीएसटी स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। काफी गिरावट हुई है, 3,300 के आसपास से 2,800, बहुत गिरावट है। 3 बार थर्ड अटेम्प्ट है कपूर गिरने का, शायद ये कपूर ट्रेड करे 2,880। टाइट स्टॉक ज्यादा है, 2,865 टारगेट इन द अपसाइड 3,000 पॉसिबल। बड़े दिनों के बाद एमएनएम पिक बाय कॉल 2881 पे। आप क्या पिक करेंगे कल के लिए? रुचित, अच्छा मेरे ख्याल से रुचित चले गए। सोमिल श्योर, मैं पिक करूंगा अंबुजा सीमेंट। एक फ्लैग पैटर्न में से ऊपर ब्रेकआउट आया है, गुड वॉल्यूम्स,
मोमेंटम इंडिकेटर्स बाय में है, तो जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्ट्रिक्ट रहेगा 535 का, और ऊपर में जो टारगेट्स बनते हैं वो 570 575 के बनते हैं। अंबुजा सीमेंट फिलहाल यहाँ आते हुए शिल्पा जी, आप क्या पिक कर रही हैं, BTST STBT? जी BTST, मुझे यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर्स अच्छा लग रहा है। अगेन पूरे पैक में अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है और ये स्टॉक अभी डे हाई की तरफ विद वॉल्यूम है, तो मुझे लगता है कल तक 525 के लेवल्स आपको आने चाहिए, तो 500 के स्टॉप लॉस से चंबल फर्टिलाइजर्स पे बाय, 525 टारगेट। ओके, प्रशांत आपके कैरी करेंगे फ्राइडे मॉर्निंग के लिए? तो वीरू जी, यहाँ पे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ऑलमोस्ट 5,900 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है, 5900। स्टॉप लॉस होगा 5,840, 5840। यहाँ से टारगेट होगा 6,080 से लेके 6,100, 6,100। ठीक है, BSE अच्छी तेजी इसमें 2.5% से ज्यादा तेज होकर कर रहा है कारोबार। अब चलते हैं डेली रूम से, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं वो जान लेते हैं। यतिन जी बताइए। तो आज दो स्टॉक जो फोकस में, उनमें सबसे पहले है सिंजीन, और सिंजीन में डीलर्स जो है खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। यहाँ BTST का ट्रेड लिया जा रहा है और डीलर्स को लगता है कि सिंजीन में 855 से लेकर 860 तक के लेवल्स जैन फ्यूचर्स में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। फार्मा शेयर्स ऐसे भी इस मार्केट में थोड़ा बहुत फेवर फाइंड कर रहे हैं और डीलर्स के हिसाब से यहाँ BTST का ट्रेड बन सकता है। इसके अलावा कोल इंडिया, ये भी एक काउंटर है जो अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन दिखा रहा है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है पोजिशनली स्टॉक में 5 से 7% की अपसाइड, यानी लगभग 10 से 15 रुपए की अपसाइड देखने को मिल सकती है, और काफ़ी सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, वो भी उनका मानना है। तो कोल इंडिया और सिंजीन, ये दो स्टॉक्स आज डेली रूम्स के रेडार पे हैं। जी यतिन, शुक्रिया आपका। और यकीन मानिए सिंजीन बहुत अच्छे सेटअप के साथ जा रहा है, और जैसा कि हम पहले भी कह चुके थे कि फार्मा में सबसे नेगेटिव प्लेसमेंट सिंजीन की थी। ये वो स्टॉक था जो कि अपनी 200 EMA पे बैठा था, और कोल इंडिया का जिक्र कुछ देर पहले श्रेया ने किया भी था। नाउ इट्स कोल इंडिया, और कोल इंडिया क्लोज हो रहा है 385 पे। इन टर्म्स ऑफ आई थिंक प्राइस की अगर कुछ इंपॉर्टेंस समझें तो स्टिल लोअर ट्रेजेक्ट्री पे 20 EMA के ऊपर, तो एक हल्का सा बॉटम का हंट इस स्टॉक में मिलता हुआ, शॉर्ट टर्म बॉटम का, मीडियम टर्म नहीं। आपकी स्क्रीन पे जब स्लाइड आएगी वो है लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग की। लॉन्ग 85, कल की तुलना में फिर भी लॉन्ग अच्छे थे, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर झुकाव इन ये लॉन्ग का होगा IT पर। शॉर्ट कवरिंग कुछ हद तक मेरे ख्याल से वो भी IT में होगी, मोर स्पेशली इन मिड कैप IT। शॉर्ट 34 में, 12 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। एक एक करके स्लाइड्स को समझते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और ये देखिए, कोफोर्ज लॉन्ग बिल्डअप, परसिस्टेंट लॉन्ग बिल्डअप। दरअसल ये दोनों स्टॉक्स इतने नेगेटिवली प्लेस्ड है। फॉर इंस्टेंस कोफोर्ज को आप देखिए, आज जो 10% ऊपर है, कल ये क्लोज हुआ था 100 EMA पे। परसिस्टेंट KI इंडस्ट्रीज ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया। अल्ट्राटेक सीमेंट कंप्लीटली अर्निंग्स का रिएक्शन, शानदार नंबर, शानदार अगर आप देखें तो इस वक्त इम्पैक्ट। और पिडिलाइट, जी हाँ, नंबर्स अच्छे थे, 6% ऊपर। शॉर्ट कवरिंग में बिरला सॉफ्ट, ओरेकल फाइनेंशियल्स। बिरला सॉफ्ट मिड कैप IT का सबसे नेगेटिवली पॉइज्ड स्टॉक था। बाकी डिक्सन, नंबर्स के बाद पिटाई काफ़ी हुई थी। M&M फाइनेंशियल्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्ट कवरिंग थी। अगली स्लाइड आएगी प्रेशर पॉइंट वाली। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, BPCL पोस्ट नंबर्स, हुड को क्रैक हुआ, HPCL और कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण में आज फिर शॉर्ट बिल्डअप था। और नेक्स्ट स्लाइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग इंडिया मार्ट में, कोटक महिंद्रा बैंक में। कोटक नंबर्स के बाद स्ट्रॉन्ग मूव था, लेकिन वो आज प्रॉफिट टेकिंग में कन्वर्ट हो गया। सिटी यूनियन बैंक, वेदांता और HCL टेक्नोलॉजीज। दरअसल HCL एक मात्र वो स्टॉक रहा IT में जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, और ये बैकफुट पे रहा। ये अपना 100 EMA भी क्रॉस नहीं कर पाया, और इनफैक्ट कल का हाई भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये थोड़ा सा अगर आप देखें तो आज नेगेटिवली प्लेस जा रहा है। लेकिन एक बार लेके आइए श्रीराम फाइनेंस। CNBC आवाज़ की रिसर्च टीम ने आपको इसके नंबर से थोड़ा सा अवगत कराया था। श्रीराम फाइनेंस पे शिल्पा जी आपका टेक क्या है? अगर नंबर्स थोड़े से भी पॉजिटिव हुए तो इसकी प्लेसमेंट लग कैसी रही आपको? मतलब ऑलमोस्ट एक इस वीक का लो, दैट्स आई थिंक 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कैसे रीड कर रहे हैं आप इस स्ट्रक्चर को? जी बिल्कुल, अगर आप श्रीराम फाइनेंस की बात करेंगे तो मुझे लगता है 560 के लेवल्स तो आपको इमीडिएट बेसिस पे आने चाहिए। 560 पे यहाँ पे इसका एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन अगर वो डिसाइसिवली होल्ड करता है तो 585 के इसके नेक्स्ट लेवल्स आ जाएंगे। तो आप अभी भी इसमें बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 515 का मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए। कल तक मुझे लगता है 550 से लेके 560 के मूव आपको आने चाहिए।
ठीक है, श्रीराम फाइनेंस बाई साइड अभी फिलहाल ये एक रणनीति अपना के चले आप श्रीराम में। अब देखते हैं कि बैन अपडेट क्या है। तो आरबीएल बैंक वायदा बैन में हो सकता है शामिल और आरबीएल बैंक में पोजीशन 80% नीचे है। वीरू सर, आरबीएल बैंक आप एफएनओ पर पैनी नजर रखते हैं, आरबीएल बैंक पे क्या राय रहेगी आपकी? शायद देखिए, ये इस बार इस अर्निंग सीजन का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था मिड कैप बैंकिंग में। मेरे ख्याल से ये डेरिवेटिव बैन में जा सकता है। डायरेक्टर साहब ये देखिए कितनी पोजीशन लिफ्ट हो गई इसमें, जरा एक बार देखते हैं इसको, जरा प्लीज़ जरा ग्राफिक्स देंगे। आरबीएल बैंक वायदा बैन में आ सकता है। अच्छा, ये बाहर आ सकता है डेरिवेटिव बैन से। अच्छा, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है वो रिड्यूस होके करीब करीब आ गई है 80% पे। श्रेया, ओवरसोल है स्टॉक, ओवरसोल है स्टॉक। अब आप समझ लीजिए कि ये अभी भी जुलाई 2023 के बाद सबसे लोवेस्ट लेवल पे, ये डेरिवेटिव बैन से बाहर आ सकता है। रिड्यूस होकर लिमिट 80% हो गई है। अभी भी शायद कुछ नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि अभी भी ये सारे एवरेजेस के नीचे है। मेरे ख्याल से कोई भी अपर थ्रस्ट जनरेट करने के लिए इसे कम से कम नहीं तो 166-170 की ट्रैजेक्टरी को पार करना पड़ेगा। श्रेया, बैन से बाहर आ सकता है, मैंने बाय मिस्टेक बैन में जा सकता है कह दिया था। तो फिलहाल ये रणनीति आरबीएल बैंक में फिलहाल रहेगी। सर, कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जो डे लो के आसपास क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं। हिंडाल्को देखिए सर, इसमें गिरावट देखने को मिल रही है डे लो के आसपास। हिंडाल्को पे एक चार्ट चेक लेते हैं। सोमिल जी, हिंडाल्को क्या लग रहा है आपको, इसमें क्या करना चाहिए? जिनके पास है वो क्या करे, जो फ्रेश बाइंग करने का सोच रहे हैं, क्या ये हिदायत रहेगी फिलहाल इस पर्टिकुलर इस करंट मार्केट प्राइस में लेने के लिए? मेटल सेक्टर ओवरऑल खास करके हिंडाल्को और टाटा स्टील थोड़े से ओवरसोल्ड है ऑन द हायर डिग्री टाइम फ्रेम। जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है डेली में वो बाई साइड ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि लास्ट एक वीक में हमने एक अच्छा बाउंस देखा है। आई थिंक ये बाउंस कंटिन्यू करेगा फॉर हिंडाल्को स्पेसिफिकली। यहाँ पे एक सपोर्ट है 604 का और नीचे उसके नीचे एक सपोर्ट है 587 का। मुझे नहीं लगता कि ये 503 504 के नीचे क्लोजिंग देगा और ऊपर की तरफ ही रुक करेगा। मेरा बायस पॉजिटिव है और ऊपर में टारगेट्स बनते हैं 640 के और आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लगाए 597 पर। चलिए डायरेक्टर साहब, बस जाते जाते एक बार निफ्टी बैंक की ब्रेथ दिखा दीजिएगा। और क्योंकि थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ ये है कि भाई आपने एटलीस्ट 48,500 को वायलेट नहीं किया। थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ ये है कि एटलीस्ट आईसीआईसीआई बैंक ने आज ये ग्रीन कैंडल क्रिएट करी। मतलब जो पिछले 10 दिन की एफआईएस की सेलिंग थी उसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखें जो इम्पैक्ट पड़ा था वो एचडीएफसी बैंक पे तो था ही था, लेकिन वो आईसीआईसीआई बैंक पे भी था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक रिवर्सल, एक्सिस बैंक स्टिल इन शॉक जोन 953 पे डे लो पर, बैंक ऑफ बड़ौदा न्यूट्रल, कैनरा बैंक न्यूट्रल, फेडरल बैंक न्यूट्रल, एचडीएफसी बैंक में रिवर्सल फ्रॉम 20 डे में। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक पॉज, आईडीएफसी बैंक पॉज, इंडसइंड बैंक पॉज, उसके बाद कोटक में प्रॉफिट टेकिंग और पंजाब नेशनल बैंक में स्ट्रेंथ थी आज। एसबीआई स्टिल हैंगिंग लो और ये कल का के बाद आज एक बार फिर से प्रेशर में रहा। और तो बैंकिंग में अगर आप एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी कहीं पर थी तो वो जस्ट आईसीआईसीआई बैंक में, अदरवाइज सब कुछ आज फिर एक बार कोलैप्स हुआ। आप निफ्टी को लेके आइए टुवर्ड्स क्लोज, इट्स 23208। तो जो बात मैं 2 बजे कह रहा था ना श्रेया, कि कंप्लीटली ये क्लोज जा रहा है उस 23,200 के कॉल और पुट राइटर। 9 करोड़ कॉल और पुट जहां बिकी हो उस दिन उस छोर को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आइए अब चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। निफ्टी आईटी के लिए बेहद शानदार क्लोज, ऑलमोस्ट 750 अंक ऊपर। लेकिन आपकी स्क्रीन पे ये स्टैट्स आएंगे इस वक्त मेजर इंडिसेस के। निफ्टी 23,209 और उसके बाद सेंसेक्स लगभग 116 अंक ऊपर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी स्क्रीन पे, थैंक्स टू आईटी, थैंक्स टू आई थिंक सम क्रिटिकल स्टॉक्स इन रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस। 1392 एडवांसेस। मिड कैप में भी आज थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी थी। आईटी 751 ऊपर रहा और मिड कैप इंडेक्स लगभग 918 अंक ऊपर। ये ग्रिड आपकी स्क्रीन पे आएगा निफ्टी का। बीपीसीएल नंबर्स खराब, बैकफुट पे, लेकिन आज अपने साथ जो 2 चीज़ें कैरी कर रहा है बाजार वो है मिड कैप आईटी का कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट 11,400 पे 6.5% ऊपर। विप्रो
लार्ज कैप आईटी में स्ट्रॉन्ग स्टेबल, मेरे ख्याल से इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे क्लोज हुआ होगा। ग्रासिम, सन फार्मा, आयशर मोटर्स, एमएनएम ने एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया। बाकी ट्रेंट में आज एक कंफर्ट था, कोल इंडिया में एक रिवर्सल था। बाकी टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर का एक स्ट्रॉन्ग क्लोज, मेरे ख्याल से बेस से बाहर निकला स्टॉक। बीएल ने आज अपने लॉस्ट ग्राउंड को रीगेन किया, क्योंकि मेरे ख्याल से ये 200 डे एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोज हुआ होगा। और बैकफुट पे क्या था बीपीसीएल। कोटक महिंद्रा बैंक प्रॉफिट टेकिंग मोड में गया। एचसीएल टेक्नोलॉजीज आज वो जो आईटी की स्ट्रेंथ थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैकफुट पे। रिलायंस कॉलराइटर्स के जोन 1300 के नीचे ही रहा, बाकी हिंडाल्को में प्रेशर था। और एचयूएल नंबर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत नेगेटिव रिएक्शन, 3-4% नीचे। एक्सिस बैंक इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे, मार्केट शट आपकी स्क्रीन पे। तो बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि टिपिकल एक्सपायरी डे और बिलोंग्स टू ऑप्शन राइटर्स। निफ्टी बैंक पे शॉर्ट सेल ने काम किया और ये दिन अगर श्रेया किसी को बिलोंग करता है तो वो है आईटी, मोर स्पेशली मिड कैप आईटी। और मेरे ख्याल से जब हम कल मुलाकात कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, तो एक चीज़ की चर्चा जरूर कर रहे होंगे और वो है सीमेंट। श्रेया जी बिल्कुल, टिपिकल एक्सपायरी वाला दिन और आईटी ने अच्छा मूव दिखाया और सीमेंट ने भी। और ऐसे में अगर आपके बहुत सारे सवाल हैं आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड, तो अब से थोड़ी सी देर में मेरे साथ जुड़िए मार्केट का पंचनामा में। मैं और गाबा से रहेंगे, आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लिए जाएंगे आपके, लेकिन सारे सोशल मीडिया डेस्क पर, तो वहाँ जुड़िए मार्केट के पंचनामा।